हेलो एवरीवन, वेलकम इन सरित क्लासेस। सो अब तक हम जो है अपना पार्लियामेंट कर चुके हैं। क्लियर। अब जो बेसिकली अब हमारा जो हमने पार्ट 5 और पार्ट 6 स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो है अब स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ जुडिशरी। अब जुडिशरी जो है बेसिकली आपका पता है हमें, एक तो आता है यूनियन लेवल पे दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट, और एक आता है हमारा स्टेट लेवल पे जो होता है क्या बेसिकली हाई कोर्ट्स, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आता है। ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं हम अपने जुडिशरी सिस्टम के, जुडिशल सिस्टम का, तो उसमें हम बोलते हैं सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सबसे हाईएस्ट टॉप पे कौन सा आता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे आता है फिर आपका हर स्टेट के अंदर अपने क्या आता है, हर स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे डबल एस आ जाएगा, हाई कोर्ट्स। उसके बाद हाई कोर्ट के नीचे आपका आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद फिर आपके लोकल कोर्ट्स हो गए। ठीक है। तो इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली डेडिकेटली हमारा इस पे है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हाई कोर्ट और जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है इनको हम डिस्कस करेंगे अपने एक लेक्चर के अंदर, जो इससे अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम हाई कोर्ट प्लस में सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स दोनों एक साथ करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो आप जो है बात आती है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो जुडिशरी है इसका बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट क्यों है भाई, किसी भी देश में जुडिशरी चाहिए क्यों होती है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए। तो रीजन बिंग, आपने पार्लियामेंट को पढ़ा, पार्लियामेंट क्या करती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, उसमें ऐसा नहीं अथॉरिटेटिव जैसे चाइना है वहाँ पे तो नाम की रबड़ स्टैंप वाली पार्लियामेंट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ जैसे यूएस, कनाडा, यूके, यानी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं आपकी, इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान भी चलो साइड करते हैं उसको, मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में काउंट नहीं करता उसको। अच्छा, फिर जैसे आपका लेट्स से श्रीलंका है, जो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे संविधान को माना जाता है वहाँ पे जुडिशरी का काम क्या है, हमें क्यों चाहिए होती है जुडिशरी। देखिए पार्लियामेंट हमने देखा, पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ बनाती है, लॉ बनाने के बाद एग्जीक्यूटिव उसको क्या कराता है, इंप्लीमेंट कराता है। अब उसको इंप्लीमेंट करने में अगर कोई गलती हुई है, मान लो एज ए सिटीजन मुझे लगता है कि यार यहाँ पे लॉ गलत लग रहा है मुझे, ठीक है लॉ तो बना दिया है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ हैं। अब मैं लेजिस्लेचर को तो बोलूँगा नहीं, बोलूँगा तो वो तो ऑब्वियस कानून तो उसने बनाया। आप एक बताओ, जिस व्यक्ति से गलती हुई है और आप उसको बोलो कि आप एक्सेप्ट करो, वो कर लेगा, नहीं करेगा। तो उसके ऊपर या तो कोई अथॉरिटी हो जो उसके ऊपर चेक रखती हो। अब यहाँ पे चेक रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी को बनाया गया यानी कि न्यायपालिका को। ये क्या करती है, ये चेक्स रखती है किस किस के ऊपर, चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज आपका लेजिस्लेटर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका जो कार्य मतलब इंप्लीमेंट करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, लेजिस्लेचर विधायिका जो कानून बनाती है। इन दोनों पे चेक्स रखते हैं कि क्या ये अपने काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं करते हैं तो ये जो है इनके ऊपर अपना ऑर्डर डाल के, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं इनको, या तो अगर इसने कोई कानून बनाया तो उसको वो डिक्लेयर करते हैं नल एंड वॉइड, खत्म। यहाँ पे अगर वो आर्बिट्रेरी एक्शंस ले रहे हैं एग्जीक्यूटिव, तो इसके ऊपर जो है इनके ऊपर केस चला करके या तो पेनल्टी लगेगी या फिर इनको जो है पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू देयर जो एक्ट है कि एक्ट कितने उस लेवल पे किया उन्होंने। अगर ज़्यादा हाई लेवल का उन्होंने किया है अथॉरिटेटिव लेवल पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी जुडिशरी के ऊपर हर एक उस पर डिपेंड करता है कि कौन से लेवल का इन्होंने जो है क्राइम किया है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पता चल गया हमें क्यों चाहिए। सिंपल सी बात है, क्यों चाहिए जुडिशरी, ताकि जो भी रॉन्गफुल एक्ट्स किए जाएंगे लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव द्वारा उसके ऊपर चेक रखा जाए। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली कैसा है, फेडरल सिस्टम नहीं है। जब आप देखते हैं, हम पॉलिटी को जब देखते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, राज्य व्यवस्था की सेंटर यानी कि यूनियन और स्टेट अलग अलग इनको अंदर रूल बने हुए हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं एक है यूनियन लिस्ट और एक है स्टेट लिस्ट। ठीक है, थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये दो लिस्ट ऑलरेडी हमें पता है दे रखी है। इसमें वो लगा है जो यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो इस कानून इस लिस्ट के ऊपर जो जो आपके कैटेगरी फॉल करती है एक्ट्स, उसके ऊपर कानून बनाएगी। स्टेट जो है वो इस लिस्ट में जो जो नाम आते हैं उसके ऊपर कानून बनाएगी। ठीक है, तो ये इससे हमें पता चलता है यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। तो इससे हमें क्या बोलता है, हमारी पॉलिटी कैसी है, फेडरल नेचर की है। लेकिन यहाँ पे जब हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कैसे रखा गया है, इंटीग्रेटेड अप्रोच में। ठीक है, वहां पे फेडरल नहीं रखा है हमारी जुडिशरी को कि स्टेट, अगर मान लीजिए स्टेट है तो उसके लिए स्टेट कोर्ट अलग से होगा,
ठीक है। और यूनियन है तो यूनियन की अपनी अलग से यूनियन कोर्ट होगी। ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने ये वाला अप्रोच अपनाया, इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी कि सबसे टॉप पे ये रहेगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट्स, फिर उसके बाद ये आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये ऐसे क्यों रखा है, देखिए इसका मतलब क्या था इंटीग्रेटेड का मतलब, जब आप देखते हैं किसी भी कंपनी में तो हायरार्की होती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप देखेंगे हायरार्की होती है, हायरार्की में क्या होता है, सबसे पहले लो लेवल, फिर उसके ऊपर अपर लेवल, फिर उसके ऊपर अपर लेवल, अपर लेवल, अपर लेवल, फिर एक टॉप लेवल होता है जिसे इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज में CEO बोलते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, और या फिर MD होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो ये कोर्ट्स हैं हमारे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ये क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, इन सब को भी रेगुलेट करती है, हाई कोर्ट्स और आपके लोकल कोर्ट्स को भी, ठीक है। तो इट मीन्स ये है अपनी सुप्रीम कोर्ट सबसे पावरफुल इनकी इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने इंटीग्रेटेड है उसको क्यों अपनाया है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो USA के अंदर देखने को मिलता है। USA में क्या है, वहाँ पे यूनियन फेडरल कोर्ट अलग होगी आपकी, जो फेडरल इश्यूज को देखेगी, फेडरल कोर्ट और स्टेट कोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे बात आती है USA के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई फेडरल इशू है, ठीक है, तो उसके अंदर जो फेडरल कोर्ट होती है जिसको हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वहाँ पे उसको बोलते हैं फेडरल कोर्ट। तो वो ऐसे इश्यूज को कौन देखेगा, आपका वहाँ की फेडरल कोर्ट है। अगर जैसे लेट्स से न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को जो स्टेट है, उनके अंदर कोई इशू बनता है तो वहाँ पे स्टेट कोर्ट देखेंगे, फेडरल कोर्ट नहीं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि ये फेडरल कोर्ट इसको कंट्रोल करेगी या इसको कोई गाइडलाइंस देगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ करती है, ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम हमने क्यों अपनाया, रीजन में हमारी कंट्री क्या है, डाइवर्स है, क्लियर। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बनाया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये बोला गया है कि ये इंटरप्रेट भी कर सकती है, किसको, संविधान को। मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक लेक्चर करवाया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक हम कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अगर संविधान के अंदर कोई भी ऐसा हम देखते हैं कि टर्म उसका मतलब क्लियर नहीं है, उस टाइम पे क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो क्या करती है, नॉट आर्बिट्रेरी, इंटरप्रेट करती है वर्ड को, ठीक है, कि उसका रियल मीनिंग क्या है, इंटरप्रेट होता है, और एक आपका क्या होता है, उसके बाद कंक्लूजन पे निकालती है। तो देखिए पहले उस वर्ड को इंटरप्रेट करेगी, ठीक है, कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। जब हमें उसका ट्रू मीनिंग पता चल जाता है इंटरप्रिटेशन के द्वारा, फिर अब जो है हम उसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, इसके बिहाफ पे क्या कंक्लूजन बनता है। तो ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी दे रखी है, बट हाई कोर्ट को जो है उसकी अथॉरिटी जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है नल वर्ड कर सकती है, ठीक है। मान लो हाई कोर्ट ने कोई इंटरप्रेट किया पर सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर सकती है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ फाइनल अथॉरिटी किसकी बन जाती है, वो है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। अब बात आती है ऐसा सिस्टम क्यों अपनाया, रीजन बिंग क्योंकि हमारी कंट्री कैसी डाइवर्स है। अब डाइवर्स है तो जैसे हमने क्या करा है, इमरजेंसी आती है तो स्टेट गवर्नमेंट को हम मर्ज कर देते हैं यूनियन के साथ, और यूनियन पूरे अगर नेशनल इमरजेंसी लगे तो यूनियन जो गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री को चलाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, फेडरल से हम क्या बन जाते हैं, यूनिटरी बन जाते हैं एकदम से। अब ये प्रोविजन किसी भी आपको संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। अब ये हम जुडिशरी में ऐसा क्यों लेके आए, ठीक है। जुडिशरी में क्या होता है कि मान लीजिए हाई कोर्ट जो है, अब आपको पता है लेट्स से हरियाणा का कल्चर अलग है, राजस्थान का कल्चर अलग है, हिमाचल प्रदेश का अलग है, J&K का अलग है, उसके बाद लेट्स से साउथ इंडिया में तमिलनाडु का अलग है, कर्नाटक का अलग है, उसके बाद महाराष्ट्र का अलग है। हर स्टेट का अपना अलग कल्चर है। तो इनकी अगर मान लीजिए हरियाणा की चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट है, ठीक है, तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो बेंच है हाई कोर्ट है वो शिमला है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की आपके उसमें जम्मू में होती है, तमिलनाडु की जो है चेन्नई में है, उसके बाद जिसमें मद्रास बोलते हैं मद्रास हाई कोर्ट, कर्नाटक की आपकी पता है कर्नाटक की कहाँ पे है, मैसूर हाई कोर्ट, ठीक है, महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट है। तो ये क्या होती है, अलग अलग स्टेट्स की जो हाई कोर्ट्स है वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्डिक्ट देती। तो अब देखिए यहाँ से क्या होता है, एक वन कंट्री, देश एक है बट रूल्स डिफरेंट, ठीक है। मान लीजिए महाराष्ट्र की जो बॉम्बे हाई कोर्ट है तो इसने बोला कि भाई ऐसा है, ये अगर ऐसा कोई मैटर है तो इसमें जो है ये वाला सिस्टम लगेगा। उधर मैसूर हाई कोर्ट जो कर्नाटक है वो बोले कि नहीं ऐसा है तो ऐसा होगा। तो यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी आपको जो डिसीजन होगा, बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया को देख करके डिसीजन लेगी। तो इसलिए जो है यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इसलिए जो हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया इंस्टेड ऑफ
फेडरल और जो फेडरल इशूज़ को नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। हमने फेडरल जो सिस्टम है वो नहीं अपनाया जुडिशरी के अंदर, हमने अपनाया इंटीग्रेटेड, यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच। क्लियर, टॉप से डिसीजन हो गए, बॉटम को सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये अब हमने डिस्कस किया यूएसए के साथ। अब बात आती है कि जो ये सिस्टम हमने अपनाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आया कहाँ से है। तो एक बार थोड़ा इसका रीज कर लूँ। ये आता है आपका जो हमने एक्ट्स किए थे, तो उसमें मैंने आपको जीओआई एक्ट 1935 करवाया था, ध्यान है आपको। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आज का प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 50% या मैं कहूँ मोर देन 50% जो हम प्रोविजंस देखने को पढ़ने को मिलता है वो सारा किससे उठाया हमने, 1935 एक्ट से उठाया है, ठीक है। तो ये जो जुडिशरी का सिस्टम हमने अपनाया है इंटीग्रेटेड वाला, ये भी हमने सिंगल जुडिशरी सिस्टम, ये कहाँ से उठाया है, जीओआई एक्ट 1935 से, ठीक है। इस एक्ट से हमने जो है अपना ये सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी जो है हमने उठाया है, उठाया मतलब डाला है, प्रोविजन जो डाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर कि जो जुडिशरी का सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया है, जीओआई एक्ट 1935 से। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि जो जुडिशरी है ये अपने जो काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा हमें कहाँ से पता चलता है, तो आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से, ठीक है। आपका जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा एक ग्रंथ है, ठीक है। इतना मोटी बुकलेट है उसकी। अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वो काफ़ी मोटा है, लेकिन अगर आप जैसे अगर उसका पीडीएफ में प्रिंट कराएंगे तो वो शायद 200-250 पेजों में मिल जाएगा आपको। लेकिन बात आती है जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो काफ़ी बल्कि था वो, क्योंकि उसमें प्रोविजंस बहुत डाले गए थे। अभी पीडीएफ देखेंगे तो उसमें ना शेड्यूल्स है, वो आपको ज़्यादा इतने वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरा उनका साइज़ जो है पेजेस का वो थोड़ा मोटा था। अब तो पीडीएफ में आपको पता है A4 साइज शीट कितनी पतली है, लेकिन उनका पेजेस का साइज भी थोड़ा मोटा था, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे बोला गया है आर्टिकल 124 से लेके 147, अनुच्छेद 124 से 147 किससे डील करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यूनियन जुडिशरी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यूनियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट। और ये कौन से पार्ट में आता है, आपको ध्यान रखना है, पार्ट 5। और पार्ट 5 में चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर नंबर 3, ठीक है। ये 3 ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे रोमन वाला, क्लियर है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 3, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये क्या स्टैटिक नॉलेज है, ये आपको ध्यान रखना है। पार्ट 5 किससे डील करता है, द यूनियन से। चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या आता है, दैट इज यूनियन जुडिशरी। अब उसके अंदर आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक डील करते हैं, 124 से लेके 147 तक, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट है ना, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दी गई है कि पार्लियामेंट चाहे तो जुडिशरी को रेगुलेट कर सकता है, उसको पावर दे सकता है, ठीक है। अभी हम एक एक करके इसके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा आर्टिकल नंबर 124 को, ठीक है। आर्टिकल नंबर 124 को जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का PDF खोल के देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आज आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये तो हम खुद भी देख लेंगे। चलो ठीक है भाई, बच्चों के जैसे डिमांड हो हम तो वैसे ही पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहें, जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए बता देता हूँ। आर्टिकल 124 जब आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का PDF खोलेंगे तो उसके अंदर आपको 7 क्लॉजेज मिलेंगे, ठीक है। जिसमें से आर्टिकल नंबर 124A, 124B, 124C ये अमेंड करके डाले गए थे 2015 में, ठीक है। 2014 में एक्ट बना था, लेकिन 2015 से इम्प्लीमेंट हो गया था। 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014, इसको बोलते थे NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। अब देखिए ये जो है, इस पर जब हम आएंगे पर्टिकुलरली तब बात करूँगा। 124A, 124B, C ये क्या था, इसमें बेसिकली ये था कि जो जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मान लीजिए जुडिशरी के अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है। तो अभी पहले क्या सिस्टम था, कोलिजियन सिस्टम था, अभी भी कोलिजियन सिस्टम है, लेकिन जब ये आया था तो कोलिजियन सिस्टम को इन्होंने क्या कर दिया था, हटा दिया था। इन्होंने बोला था कि कोलिजियन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि कैसे आप डिसाइड करते हो किसको जो है आप प्रमोशन देंगे, ठीक है, ये हमें पता नहीं चलता है। लेकिन NJAC बनाएंगे, इसमें ना ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला है, जब भी कंट्री के अंदर लॉ बनता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट जो है फर्स्ट इंस्टेंस में क्या मानती है, जब मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, ठीक है,
वो इंटरप्रेट ये करके चलती है कि जो लॉ बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। लेकिन अगर कोई लॉ, जो व्यक्ति हमारे देश के जो कोई भी सिटीजन जो है उसको चैलेंज करता है, तब जुडिशरी जो है उसको चेक करती है, हर एंगल से उसको पढ़ के देखती है। अगर उसको कहीं पे भी लगता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसको जो है वो वहाँ पे नल एंड वॉइड कर देती है, डिक्लेयर। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 124। इसमें क्या बोला गया? इसमें बेसिकली बोला गया है किसके, जो जुडिशरी के बारे में अपॉइंटमेंट और कॉम्पोजिशन कैसे कैसे होगा। कॉम्पोजिशन में ये बता रखा है कि जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे CJI, और अदर जजेस। अदर जजेस मतलब, अदर जजेस का मतलब ये है कि CJI के अलावा और जजेस भी होंगे। तो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें बोला था कि 7 जजेस होंगे। अगर आप PDF देखेंगे उसमें 7 जजेस लिखा हुआ मिलेगा। और ठीक है, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का PDF अगर आपके पास है या कोई ऐप है आपके पास, उसमें देखना खोल के। जो मैं करवा रहा हूँ ना, आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आप साथ के साथ उसको कॉन्स्टिट्यूशन से टैली करते चलेंगे। ठीक है, तो 7 जजेस आपको मिलेंगे। लेकिन अभी 2019 9 अगस्त, ठीक है, डेट एग्जैक्ट यही है 9 अगस्त 2019, यहाँ पे जो हमारे पार्लियामेंट थी इसने सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये एक कानून है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, ये क्या है? एक लॉ है, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक्ट, लेकिन इसको अमेंड किया 2019 में। इसमें बोला गया कि आपको, अभी इससे पहले कितने थे? 31 जजेस थे, 30। मैं इस CJI को हटा के बात कर रहा हूँ। ठीक है, अदर जजेस में 30 जजेस थे, लेकिन 2019 में इसको 30 से 3 बढ़ा दिया, बोल दिया 33 अदर जजेस। तो अभी आपको ये याद रखना है, आपकी जो जुडिशरी की स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ, कितने जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको याद रखना है 1 CJI प्लस 33 अदर जजेस। 33 ऐसे जज होंगे जो CJI के नीचे काम करेंगे। ठीक है, CJI क्या होता है? आपका रोस्टर ऑफ द मास्टर। ठीक है, ये 2019 जनवरी के अंदर काफ़ी न्यूज़ में था, रोस्टर ऑफ मास्टर। मैंने उल्टा लिख दिया है, मास्टर ऑफ रोस्टर आएगा। ठीक है, मास्टर ऑफ रोस्टर। तो इसका मतलब क्या होता है? रोस्टर आपको पता है, एक शेड्यूल होता है जिसमें आपको जो CJI होते हैं वो क्या करते हैं, केसेस जो होते हैं, मान लीजिए जैसे लेट्स से यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक केस है किसके ऊपर, किसी स्टेट के साथ, उसकी सुनवाई अब CJI डिसाइड करेंगे। ठीक है, CJI कैसे करते हैं? देखो, जैसे मान लीजिए 33 जजेस है हमारे पास टोटल, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग CJI को मिला लो तो ये बन जाएगा 34। ठीक है, मैं बोलता हूँ 34 की स्ट्रेंथ है अभी। अब इसमें से कुछ वैकेंसीज भी होते हैं, मान लीजिए वैकेंसी नहीं है, 34 की 34 फुल है CJI को मिला करके। अब 34 के अंदर CJI के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करेंगे, रोस्टर बनाएंगे। ठीक है, वो रोस्टर में क्या करते हैं, केसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस, केसेस को बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? जैसे अगर आपने कभी किसी कंपनी में काम किया, ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, तो जो उस कंपनी का एक टॉप मोस्ट मैनेजर होता है, उसके नीचे फिर असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, फिर उसके नीचे उसकी टीम होती है। तो जो टॉप मैनेजर होता है वो क्या करता है, मैनेजर्स के रोस्टर बनाते हैं। बाकी जो असिस्टेंट मैनेजर वो क्या करते हैं, जो लोअर टीम है उसका रोस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनकी ना ड्यूटी असाइन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मान लो जो टॉप मैनेजर है, ठीक है, उन सबका सीनियर, वो क्या करेगा, वो ये बोलेगा कि देखो आप ये जो मैनेजर पर्टिकुलर मैनेजर नंबर 1 वो ये काम देखे, मैनेजर नंबर 2 ये काम देखे, ऐसे ना कामों को बांट देते हैं कंपनी में। सिमिलरली CJI क्या करेगा, जो केसेस है उनको ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए एक 3 जजेस की एक बेंच बना दी। ठीक है, एक 5 जजेस की बेंच बना दी। ऐसे ही मान लीजिए कोई ऐसा बड़ा केस है तो 7 जजेस की बना दी, या 9 जजेस की बेंच बना दी। ऐसे ऐसे करके आपकी जो है, एक चीज़ याद ध्यान से देखा होगा आपने, यहाँ पे ना सारा ऑड नंबर आ रहा है, 3, 5, 7, 9। आपने ध्यान से देखा हो तो या आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है। ऐसा क्यों? रीजन बिंग, अगर मान लीजिए मैंने बेंच बनाई 4 जजेस की, बेंच का मतलब पता है जो स्कूल में बैठते थे वो वाली बेंच नहीं। बेंच क्या होता है, जब आपने मूवीज़ के अंदर देखा हो, ठीक है, जनरली बॉलीवुड मूवीज़ में तो क्या दिखाते हैं, एक तो पक्ष वाला वकील होता है, एक विपक्ष का वकील होता है। ठीक है, एक जिसने केस किया है और एक जो जो केस लड़ रहा है। ठीक है, इन दोनों के वकील होते हैं, बीच में एक सेंटर में एक जज बैठा होता है। तो वो क्या करते हैं, टक टक ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है, तो वो
हालांकि ओरिजिनल जो हमारी जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ना प्लूरल जजेस को रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 4 जजेस की एक मान लो डेस्क होती है ऐसे, उसमें जजेस बैठे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा हो तो जो लगा लीजिए जैसे इंटरव्यू होता है ना हमारे यूपीएससी के अंदर, उसमें क्या होता है, पैनल बैठा होता है पूरा, तो ये मान के चलिए ये पूरा पैनल ही होता है, लेकिन हम इसको जुडिशरी के लैंग्वेज में बोल देते हैं क्या, 4 जजेस बेंचेस या 3 जजेस बेंच। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इवन नंबर क्यों नहीं आता 4 या ऑड में क्यों है। लेट्स कि हम मानते हैं यहाँ पे 4 जजेस की बेंच बना दी, मैं सीजीआई हूँ और मैंने बना दी 4 जजेस की बेंच। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 जजेस, ठीक है, मान लो कोई केस के हम फाइनल उस पर पहुंचे निचोड़ के ऊपर, इधर से हमने पक्ष को भी सुन लिया, विपक्ष को भी सुन लिया, अब आता है फाइनल रिजल्ट के ऊपर, हम क्या रिजल्ट देंगे। तो 2 जजेस क्या कह रहे हैं, रिजल्ट 1 होना चाहिए, रिजल्ट 1। 2 जजेस कह रहे हैं नहीं भाई रिजल्ट जो है 2 होना चाहिए। ये जस्ट मैं रैंडमली ऐसे नंबर ले रहा हूँ 1 और 2, ठीक है। वो कह रहे हैं कि नहीं इसका जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट नंबर 1 होना चाहिए, ये कह रहे हैं नहीं रिजल्ट 2 होना चाहिए। अब देखिए 2 इधर बढ़ गए, 2 इधर हो गए, डिसीजन क्या हो गया, 50-50 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप एक बार बताओ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम करने का तरीका क्या है, जब आप देखेंगे मेजॉरिटी जब अमेंड भी करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, मेजॉरिटी देखते हैं। मेजॉरिटी क्या है कि 50% से ज़्यादा, 50% + 1 क्या बोल रहा है। अगर 50% + 1 अगर कोई मेजॉरिटी के साथ बिल पास होता है तभी तो बोलते हैं ना बिल पास हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो हम बोलते बिल पास नहीं हुआ। सिमिलरली जब जजेस केस सुनाते हैं तो अगर जजेस 5 जजेस हैं तो 3-2 की रेशो में, अगर 3 जजेस कुछ बोल रहे हैं 2 जजेस कुछ बोल रहे हैं, तो 3 जजेस जो बोल रहे हैं उसका फेवर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका जो डिसीजन है उस केस का 3 जजेस जो बोल रहे हैं वो माना जाएगा। 2 क्या बोलेंगे, यहाँ पे माइनॉरिटी जजमेंट होगी, ठीक है, इसकी नहीं सुनी जाएगी, 3 वालों का डिसीजन फाइनल हो जाएगा। हालांकि ये जो 2 जजेस हैं ये अपना रिजल्ट दे सकते हैं, बट उसका जो रिजल्ट है वो डिसेंट नोट में जो है नोटिस कर लिया जाएगा, ठीक है। हालांकि माना इनका जाएगा क्योंकि ये क्या है मेजोरिटी में, जो हम यहाँ देखते हैं हम पार्लियामेंट के अंदर। अब यहाँ पे देखो क्या मेजोरिटी बन रही है, 50-50 हो गया, 2 जजेस इधर 2 जजेस इधर। तो भाई आप केस कैसे बनाओगे, मान लीजिए आपने 4 जजेस की बेंच बनाई और इसके अंदर आपको टाइम निकल गया लेट्स से 1 ईयर, मैंने 1 ईयर तो बहुत कम बोला है, इससे ज़्यादा ही चला जाता है कि 1 साल का समय निकल गया, ठीक है। किसी केस को चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में एक साल निकल गया। अब 1 साल के बाद भी डिसीजन क्या है, 2/2 यानी कि 2 इधर है 2 इधर है। अब यहाँ तो भाई फैसला तो आया नहीं, क्या माने भाई, ये भी तो कह रहे हैं ये भी कह रहे हैं, लेकिन इसलिए जो है आपको याद रखना है हमने क्या रखा है, ओड नंबर 3, 5, 6, 7, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे करके। आपको कभी भी इवन नंबर में बेंचेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, वन जज बेंच हो सकती है, 1 जज की बेंच, बट ऐसा नहीं 2 जजेस बेंच हो जाएगी या 4 जजेस 6 जजेस, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा फिर है ना, डिसीजन जो है आपका हो सकता है, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करना हो जब, तो 3-3 का भी हो सकता है, 4-2 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें तो 3-3 भी तो हो सकता है, लेकिन उस केस में क्या होगा, रिजल्ट भी तो चाहिए हमें। तो और दूसरा जुडिशरी ऐसा था नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट फोकट में काम कर रही है, भाई जजेस काम कर रहे हैं तो उसकी सैलरी भी है, ठीक है। एक अभी हम आएंगे जब सैलरी पे तो डिस्कस करेंगे सैलरी कितनी है जजेस की, तब आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, अच्छा इतनी सैलरी लेते हैं जजेस ठीक है। हालांकि उनका काम भी उतना ही तगड़ा है, ये नहीं कि आप ये सोचो कि सैलरी ज़्यादा है। अब जनरली क्या होता है, जब मैं बच्चों को सैलरी बताता हूँ ना किसी भी टॉप अथॉरिटी की, तो कहते हैं अरे सर क्या बात बता रहे हो, है तो हम तो यही क्यों ना बन जाते, इतना कंपटीशन भी नहीं है यहाँ पे जुडिशरी में, तो ठीक है। तो बात आती है बच्चों देखिए, सैलरी ना जो मनी है, पैसा जो है वो हर चीज़ ना मैटर नहीं करता कि हर जगह पे। अब मान लीजिए आप पैसे को देख के एक जज बन भी गए, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप पैसे को देख के जज बन भी गए, आपके ऊपर वर्कलोड आया, ठीक है, उधर से सीजीआई ने आपको रोस्टर दिया, टाइम पीरियड दिया, इस टाइम पीरियड तक आपको केस सुलझाना है, बेटा आपको पढ़ना तो पड़ेगा। एक केस को सुलझाने से पहले आपको पता है कितनी स्टडी करनी पड़ती है। तो अब उसमें मान लीजिए आपको बन तो गए, लेकिन प्रेशर हैंडल नहीं हुआ अब आपसे, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, ये मान के चलो लाइफ ऐसे लगेगी जैसे यार मैं जी क्यों रहा हूँ। तो इसलिए पैसों के पीछे नहीं भागना। आप मैं एक चीज़ बताऊँ, एक शायद मूवी आई थी उसमें ना एक डायलॉग था कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 3 इडियट थी या पता नहीं कोई और मूवी थी, उसमें ना एक डायलॉग है, उसमें बोला था कि आप है ना खुद इतने काबिल बन जाओ, हाँ 3 इडियट है, जिसमें बोला था कि आप खुद इतने काबिल बन जाओ कि जो सक्सेस है वो खुद आपके पास झक मार के आए, है ना। तो मैं वही बोलूँगा,
आप खुद इतने आपके अंदर इतने स्किल्स बना लीजिए कि आप चाहे ये जुडिशरी के अंदर जाना चाहते हो तो जुडिशरी में चले जाइए, यूपीएससी के अंदर आईएएस बनना चाहते हैं तो वो भी बन जाए, बट उससे पहले आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। अब स्किल्स क्या होती है वो एक लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा वो चीज़ें पॉइंट रिपीट नहीं कर रहा हूँ। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट को। अभी हमने तो क्या देखा है, हमारे जो जजेस की है टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। तो अभी आपको याद रखना है ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब 7 जजेस की स्ट्रेंथ थी। अभी 7 जजेस जो मैं बोल रहा हूँ एक्सक्लूडिंग सीजीआई, ठीक है, 1 सीजीआई प्लस 7 जजेस, तो 7 जजेस की स्ट्रेंथ थी। अब जो है 2019 से जो पोजीशन है वो आपकी 1 सीजीआई प्लस 33 अदर जजेस, ओजे मतलब अदर जजेस। तो आपको ये याद रखना है, टोटल स्ट्रेंथ पूछे तो 34 है, बट अगर वैसे ही पूछे कि जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है तो 33 जजेस की स्ट्रेंथ है सीजीआई को हटा करके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इससे पहले कितनी थी, इससे पहले टोटल 31 की स्ट्रेंथ थी और अकेले जजेस की स्ट्रेंथ थी आपकी 31। अभी मैं एक बार आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ ताकि मैं पानी पी लूँ, उसके बाद जो है हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम किसको स्टडी करेंगे, अब हम देखेंगे अपना अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो ये बेसिकली डिस्कस किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2, ठीक है। जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 124 क्लॉज 1 वो हमने क्या देखा था, स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, ठीक है। जो पहला ही क्लॉज है वो आपका स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करता है, तो क्लॉज 2 वो डिस्कस करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो यहाँ पे बोला गया है हमारे संविधान के अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस होंगे उसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बात आती है जो सीजीआई है, सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का भी होता है, याद रखना है। बट मैं अगर इंडिया बोल रहा हूँ इट मीन्स मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट यानी कि पूरे यूनियन के लेवल पे। तो सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो सीजीआई किसके होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के। अगर मैं सिर्फ चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ तो उसके साथ में हाई कोर्ट भी बोलूँगा, चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है, ऐसे बोलूँगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट उसका नाम नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो ऐसे अब आपको याद रखना जब सीजीआई है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अगेन प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोलेंगे, प्रेसिडेंट जो है ना कंसल्ट करेंगे किससे, कंसल्ट विद अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो, या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस है, जैसा जो है उनको अच्छा लगे, ठीक है, जैसा उनको सूटेबल लगे उस हिसाब से वो कंसल्ट करेंगे। अब यहाँ पे ना कंट्रोवर्सी आती है, अगर जब हम सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक कंट्रोवर्सी आती है। यहाँ पे कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू ये जो हमने डिस्कस किया ना, प्रेसिडेंट किसको जो है बनाएगा जजेस, ठीक है, इसके ऊपर। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी 2 हुई थी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे, जब आपको पता है उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तो उन्होंने जुडिशरी के काफ़ी हद तक जो है ना लेट्स से पावर जो है उसको कट करने की सोची कि भाई जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है एज कम्पेयर टू जुडिशरी, उनका ये मानना था। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट्स भी किए थे, और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो भी उन्हीं की उसी से आया था, ठीक है, 1973 में। अब यहाँ पे 1973 2 केसेस मतलब 2 हिस्ट्री में इंस्टेंस हुए, 1973 और 1977, और दोनों टाइम जो है आपके कौन थे, आपकी इंदिरा गांधी जी थी पीएम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो जूनियर जजेस थे ना, ठीक है, लेट्स से मैं मान लेता हूँ मैं हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो अभी फिलहाल सीजीआई है, उसके बाद सबसे बड़ा लेवल पे अगर सीनियर वाइज एक्सपीरियंस वाइज और लेट्स से टेन्योर, भाई मुझे काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है, अभी जो सीजीआई है उसके बाद मैं ये बोलता हूँ कि सीनियर मोस्ट जज मैं ही हूँ, ठीक है, और बाकी जितने जजेस हैं वो सारे मेरे से जूनियर हैं, सीनियर मोस्ट जज मैं हूँ, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे इन केस अगर जो सीजीआई अभी है फिलहाल वो रिटायर हो जाए, उसके बाद तो नंबर तो मेरा बनता है ना, मैं सीनियर मोस्ट तो मैं ही हूँ, तो अगर मैं देखूँ हायरार्की तो पोस्ट जो प्रमोशन मेरी होनी चाहिए सीजीआई लेवल पे। लेकिन यहाँ पे 73 और 77 में क्या हुआ कि जो जूनियर जजेस थे ना, ये जूनियर जजेस, इनको हो प्रमोट किया गया एज ए सीजीआई, ठीक है, और जो सीनियर मोस्ट जज था उसको कर दिया दरकिनार। अब यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जज थे, ठीक है, उन सब ने क्या कर दिया, रिजाइन, क्लियर है। तो यहाँ पे अब होता है जजेस केस। तो एक जज केस होता है फर्स्ट जजेस केस,
1982 में। फिर सेकंड जजेस केस होता है 1993। अगला थर्ड जजेस केस होता है 1998। फोर्थ जजेस केस होता है आपका, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अभी सारी स्टोरी समझाऊंगा आपको, ठीक है, वो होता है 2015 में। ठीक है, ये 4 जजेस केस हैं हमारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 1993 के अंदर सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट जजेस केस क्यों हुआ था, ठीक है, अभी उसके बारे में यहाँ डिस्कस करने से पहले मैं 1993 वाला केस पे जाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो जूनियर जज था उसको प्रमोट करके क्या बना दिया सीजीआई, और सीनियर को दरकिनार कर दिया। अब आप एक बात आइए, मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या बैंक में काम कर रहे हैं, या आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। अब आपका जो जूनियर है, ठीक है, उसको काम भी नहीं आता, ठीक है, दूसरा एक्सपीरियंस भी नहीं है उसको इतना, लेकिन कंपनी उसको प्रमोट कर दे और आपको ना प्रमोट करे, तो क्या आप खुश होंगे? भाई ये सतयुग तो है नहीं, कलयुग है ये, तो क्या आप खुश होगे? ऑब्वियस नहीं होगे, ठीक है, आप अंदर ही अंदर जो कहते हैं जेलसी लेके आओगे अंदर। तो यहाँ पे यही चीज़ जो है इन जजेस के साथ हुआ कि यार हम सीनियर थे, अब वो जूनियर सीजीआई बन गया, ठीक है, अब वो मुझे बताएगा कि भाई ये केस तू हैंडल कर, ये तू हैंडल कर, ऐसे करना है क्या? तो यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने अब जो है रिजाइन कर दिया कि इससे अच्छा तो हम रिजाइन ही कर देते हैं, हम नहीं कर रहे काम। तो यहाँ पे 1993 जो सेकंड जजेस केस आया था, यहाँ पे फाइनली ये बोल दिया गया कि ऐसा नहीं है पार्लियामेंट अपने अकॉर्डिंग जो है किसी को भी सीजीआई बना दे, नहीं, यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये बोला गया जो भी प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे किससे? सीनियर मोस्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस से, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे, ठीक है, यहां तक ये समझ में आया। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से, ये जो जजेस केस मैंने लिखे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, मैं दोबारा बोल दूँ ताकि ईयर आपको अगर नहीं भी क्लियर दिख रहा हो, क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ी सही है, इतना नहीं कहूँगा कि ज़्यादा ही हुआ है, बट ठीक है, समझ में आ जाती है। फर्स्ट जजेस केस 1982 में लिखा मैंने, सेकंड जजेस केस 1993 में हुआ था, थर्ड जजेस केस 1998, हिंदी में बोलो तो 1982, 1993, 1998, और फोर्थ जजेस केस 2015, ठीक है, 2015 में। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था फर्स्ट जजेस केस के अंदर 1982 में। पहली बात तो जो मैंने आपको यहाँ पे ये वर्ड बोला कंसल्ट, ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ना लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस को जब आप अपॉइंट करेंगे सीजीआई को, तो वहाँ पे ना प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करेंगे, जो भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कंसल्ट करेंगे किससे? अदर जजेस से, यही बोला था मैंने। अब यहाँ पे जब फर्स्ट जजेस केस हुआ तो इस वर्ड के ऊपर बात आई कि कंसल्ट मतलब क्या, ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि जस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यूज, कंसल्ट का मतलब है एक्सचेंज ऑफ व्यूज, ठीक है, आप सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस से उनका व्यू जानना चाहोगे कि क्या ये सही है या उनका कोई राय है, ठीक है, और अगर वो अपनी राय देते हैं, अब देखिए एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कन्फ्यूजन स्टेज में हो और आप अपने गए मम्मा के पास, ठीक है, अब मम्मा से पूछा, मम्मा जैसे आप ये कह रहे हो कि आप बड़ों से कोई भी काम हो तो आप बड़ों से पूछ के करो, तो क्या हर काम बड़े से पूछ के करना चाहिए? तो आपकी मम्मा बोलेगी देखो बेटा, जहाँ आपको लगे कि हाँ पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे 1982 वाले केस में यही बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जहाँ पे आपको ये कंसल्ट वर्ड है, इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यू, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि भाई पूछ लेते हैं तो पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं बाइंडिंग नहीं कि पूछना ही पूछना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो गया। अब बात आती है 1993 में, यहाँ पे ये बोला गया कि कंसल्ट का मतलब है कंकरेंस, ठीक है, कंकरेंस। इसका मतलब क्या होता है? कंकरेंस का मतलब होता है कि आपको कंसल्ट का मतलब यानी कि आपको राय लेनी ही लेनी है। ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है, मैंने आपको क्या बोला था जब प्रेसिडेंट का चैप्टर कराया था कि जो प्रेसिडेंट काम करते हैं वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से यूज नहीं करते हैं, डिस्क्रिशनरी उससे काम नहीं करते कि मन माना, जैसे मान लो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि प्रेसिडेंट जज को अपॉइंट करेंगे तो कर देंगे, नहीं, यहाँ पे पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये पीछे बैक पर्दे पे काम कर रहा होता है, जो प्रेसिडेंट को सजेस्ट करता है इस व्यक्ति को जज अपॉइंट कीजिए, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी पीएम थी उस टाइम, फिर प्रेसिडेंट को बोला, सजेशन दिया तो उन्होंने कर दिया, जो आपके जूनियर जज थे उनको बना दिया सीजीआई। तो यहाँ पे 1993 के अंदर सेकंड जजेस केस में बोला कि जो वर्ड है कंसल्ट, इसका मतलब जो है होगा कंकरेंस, यानी कि नॉट ओनली आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी लेंगे। यहाँ पे बात हुई थी 2 सीनियर मोस्ट, जो
पहले 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सीजीआई के बाद, उससे भी सलाह लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब बात आती है जब थर्ड जजेस केस हुआ 1998, इसमें ये बोला गया कि देखिए सीजीआई मतलब जब आप किसी जज को अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे तो क्या है 2 सीनियर मोस्ट की जज की बोले, और साथ में सीजीआई है तो सीजीआई की भी सलाह लेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला सीजीआई जो है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट सीजीआई से कंसल्ट करेंगे तो ऐसा नहीं सीजीआई की अकेले की वो चलेगी मनमानी, नहीं। यहाँ पे बोला 4 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी कि 2 से 2 और बढ़ा दिए। बोला कि सीजीआई के साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के तो हाई कोर्ट की चलेगी, और सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करिए तो सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी, ठीक है। तो ये बोला इसमें। तो यहाँ पे 1998। अब बात आती है 2015 में क्या हुआ था। एक बार मैं बोर्ड को इरेज कर दूँ, काफ़ी भर चुका है ये। उससे पहले अभी अगर मैं थोड़ी करंट अफेयर की बात करूँ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी रिसेंटली ही परसों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो कैबिनेट है उसको रीसफल किया है, ठीक है, यानी कि नए सिरे से बनाया है। तो अभी आपको ये है, मैं इनकेस अगर जैसे स्टैटिक जो मैं बोल रहा था ना आपको करवाऊंगा, तो उसमें मैं ये सारा करवा दूँ कि ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होगा। अभी ये चेंज कब होगा, जब या तो दोबारा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रीसफल किया जाएगा, ठीक है। इनकेस अगर आप याद रख सकते हो, देखिए अब ये क्या करंट अफेयर है, न्यूज़ में है, तो आपको जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ठीक है, बैंक लेवल हो गया, एसएससी लेवल हो गया, उसमें पूछ लेंगे कि अभी ये मिनिस्टर कौन है, क्लियर। तो इसलिए मैं आपको वो भी करवा दूंगा। अच्छा, अगर जिस बच्चे को चाहिए तो बता देना कि सर हाँ करवा दो, तो मैं बता दूंगा आपको। अगर नहीं चाहिए तो वो भी बता देना कि सर हम खुद ही कर लेंगे, तो वो मेरी अच्छी बात है, मेरा काम कम हो जाएगा। चलो तो बात करते हैं किसकी, चलो ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये भी करते हैं 4 जजेस केस। ये हुआ था 2099 अमेंडमेंट हुआ था 2014 में। इसमें एनजैक एक बॉडी बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 19 बार बार वो हिस्ट्री पढ़ते ना तो 1900 ईयर आता है। तो 2014 में हुआ क्या था, इन्होंने ये बोला कि हम ना ये बनाएंगे एनजैक। ये क्या करेगी, जो जजेस का अपॉइंटमेंट है, अभी तो यहाँ तो हमने क्या पढ़ रहा है 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, सीजीआई से कंसल्ट करेंगे, यानी कि कोलिजियम सिस्टम बन गया। तो यहाँ पे अब भाई जो सीजीआई और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस है वो क्या सोच के नाम किसी का प्रेफर करेंगे कि हाँ इसको जो है सीजीआई बना दीजिए, हाँ इसको जो है जज बना दीजिए, हमें नहीं पता, ठीक है। पार्लियामेंट ही बोलती है हमें नहीं पता, क्योंकि पार्लियामेंट को ये पावर मिली हुई है, आप जो है रेगुलेट कर सकते हो जुडिशरी को लॉ बना करके। लेकिन यहाँ पे जुडिशरी ने ये बोला है आप कर तो सकते हो, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, बीएससी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, बैचलर ऑफ साइंस नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज रहना चाहिए। तो उसमें एक आप याद रखना, इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब यहाँ पे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पे क्या आ रही थी, दांव पे आ रही थी। दूसरा डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, ये भी जो है आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। तो इसलिए जो जुडिशरी ने अक्टूबर 2015 में 2015 में 5 जजेस की जो बेंच थी उसने इसके ऊपर सुनवाई करते हुए ये बोला दैट इज़ नल एंड वॉइड, ये तो आपका कानून खराब है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो इसको जो है आप हटा लीजिए और हम इसको करते हैं दरकिनार, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है अभी प्रेजेंट डे पोजीशन क्या है। प्रेजेंट डे पोजीशन ये है जो अपॉइंटमेंट है कोलिजियम सिस्टम से होता है, और आपको कंसल्ट करना है सीजीआई से अगर आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे हैं या फिर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। और अदर जजेस जो है उस पर आपको याद रखना, अगर हाई कोर्ट का जज है तो हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज है उनसे डिस्कस करोगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको आप देखेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है, ठीक है। चलिए तो ये हमने हो गया है, सारे जजेस केस पढ़ लिए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है इस पे ना क्वेश्चंस आएंगे आपको मेंस में, तो कहीं ना कहीं आपको इसको यूज़ करते आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस यहीं पे आता है कौन सा बच्चा नॉलेज को कहाँ अप्लाई कर दे, ठीक है, वहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो अपने घर से गुट्टी पी के चलता है, गुट्टी ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पिला सकता है और ना ही जो ऑनलाइन टीचर पढ़ाता है वो करा सकता है, ठीक है। वो सिर्फ आपको नॉलेज दे सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम देखेंगे अपॉइंटमेंट हो गया है आर्टिकल 124 क्लॉज 2। अब बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, मैंने आपको बता दिया ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 124 के अंदर ही क्वालिफिकेशन आती है आपके, ठीक है। आर्टिकल नंबर 124 के अंदर ही क्वालिफिकेशन डिस्कस की है।
अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है किस व्यक्ति को जो है आप जज बनाएंगे, किसका, सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको जब भी बोला था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, जब भी कोई भी बात आई क्वालिफिकेशन, तो उसमें एक चीज़ तो फिक्स है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। COI मीन्स सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो होना ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो वैसे ही नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा ये बोल रखा है जो भी व्यक्ति आप जिसको जज बना रहे हो सुप्रीम कोर्ट का, उसको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जज एज ए जज कहाँ पे, इन हाई कोर्ट, या तो किसी एक ही हाई कोर्ट में उसने 5 साल काम किया, या फिर सक्सेसिव में, लेट्स से उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 2 साल काम किया, दिल्ली हाई कोर्ट में उसने 2 साल काम किया, ठीक है, 2 साल यहाँ 2 साल या 4 साल हो गए, और लेट्स से उसने मद्रास हाई कोर्ट में 1 साल काम कर लिया, तो टोटल कितना हो गया, 5 साल हो गया ना। तो ये सक्सेशन में बता रहा हूँ, जैसे पहले यहाँ क्या काम किया, फिर ट्रांसफर हो गया, यहाँ काम किया 2 साल, फिर ट्रांसफर होकर मद्रास में आ गए, तो ऐसे इस तरीके से 5 साल जो है इसके पूरे हो गए। अब ये व्यक्ति जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल है। तो सेकंड ये है। थर्ड ये बोला गया है अगर वो जज नहीं है, थर्ड ये बोलता है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, किस चीज़ का, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस चीज़ का होना चाहिए कि वो एज ए एडवोकेट किसी हाई कोर्ट में काम कर रहा हो, किसी एक हाई कोर्ट में 10 साल एज ए वकील काम कर लिया हो, और या फिर किसी भी जो आपकी बाकी हाई कोर्ट्स है सक्सेसिव में, जैसे आपको मैंने यहाँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एग्जाम्पल दिया ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके 10 साल पूरे हो जाने चाहिए। अगर ऐसा किसी व्यक्ति के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो हम बोलेंगे ये व्यक्ति जो है आपका हाई कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल है। काबिल मतलब यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन ये। तो ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने क्या पढ़ा, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो व्यक्ति मान लो जज बन गया, तो जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज बाकी पढ़ी हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, PM, CM, MP, MLA, उसमें हमने क्या पढ़ा है, वो जब भी आते हैं तो क्या एक चीज़ कॉमन होती है उनमें, बताइए कॉमन क्या होता है उनमें, ओथ, यानी कि शपथ। शपथ वो हर कोई लेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जो एक लेट्स से कांस्टेबल है वो कांस्टेबल की पोस्ट ज्वाइन करने जा रहा है और ओथ लेगा, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ टॉप कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पोस्ट की। तो यहाँ पे ओथ क्या होती है, देखिए जो भी व्यक्ति एज ए नया जज बन के जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, एक तो जॉस यस प्रमोशन ठीक है, उसके बाद अब वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में उसको जो ओथ कौन दिलवाएगा, याद रखना है, प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चंस बहुत आते थे, अब कम हो गए फ्रिक्वेंसी, लेकिन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना प्रेसिडेंट दिलवाता है, या फिर एनी अदर पर्सन। अब एनी अदर पर्सन में कौन आएगा, जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड हो। जैसे मैंने आपको MP का केस में बताया था, 545 MP को सारे प्रेसिडेंट तो देता नहीं ओथ, ठीक है। वो क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी हैं उनको सबको ओथ दिलवा देगा, 50 से 70 जितने भी होते हैं। उसके बाद एक मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बनाता है। अब प्रोटेम स्पीकर जितने बच गए MP, उनको क्या करेगा, एक एक करके ओथ दिलवाएगा। चलो प्रोटेम स्पीकर ने मान लो 2 दिन में, 3 दिन में, एक या मान लो लेट्स से 4 दिन में सारा काम कंप्लीट कर दिया। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर रिजाइन कर देगा और नया स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा, और फिर स्पीकर जो है अपना हाउस के काम स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से प्रेसिडेंट यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को या तो खुद शपथ दिलवा देगा, अगर मान लीजिए ये देश में नहीं है या इनकी सेहत सही नहीं है, तो ये क्या करेंगे, किसी एक अदर पर्सन को अपॉइंट कर देंगे कि भाई आप जो है इस व्यक्ति को ओथ दिलवा दिए। अब ये ऐसा नहीं जिसकी व्यक्ति की प्रमोशन हुई है उसी के लिए है, ये अगर कोई CJI बन रहा है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको भी प्रेसिडेंट ओथ दिलाएगा। कोई हाई कोर्ट का जज बन रहा है तो उसके लिए प्रेसिडेंट नहीं आएगा, यहाँ पे गवर्नर आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर मैं आऊँगा तो तब इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मुँह से वर्ड आ गया तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हाई कोर्ट में ध्यान रखना, गवर्नर का आता है वहाँ पे, प्रेसिडेंट नहीं। लेकिन हाई कोर्ट से अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में आता है देन प्रेसिडेंट आपको ओथ दिलवाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, सैलरी, ठीक है, जिसपे काफ़ी बच्चों की जो है ना निगाह रहती है कि सैलरी कितनी है सर, ये बताओ, काम तो कर लेंगे लेकिन सैलरी तो बताओ कि सैलरी कितनी मिलेगी, और नहीं तो क्या सैलरी पता चले कम मिल रही है और काम करवा लिया 14 घंटे। तो पैसा बताओ जी, पैसा कितना मिलेगा। तो पैसा की बात करें, सैलरी, तो बेटा सैलरी जो है ना बहुत मोटी सैलरी मिलती है, ठीक है। कितनी, 2018 से इनकी सैलरी जो है बढ़ा के कितनी कर दी गई है, पहले कम थी,
ठीक है, फाइनेंस एक्ट जो बजट होता है ना, बजट उसमें बढ़ाई गई, वो कर दी गई अब 2.5 लाख एक सुप्रीम कोर्ट की जज की। 2.5 लाख, 2.5 लाख जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये है बेसिक पे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते होंगे, सर बेसिक पे क्या होता है, ठीक है, और कैश इन हैंड क्या होता है। तो देखिए थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो बेसिक होता है कि भाई ये आपको हमारी तरफ से इतना पेमेंट मिलेगा 2.5 लाख, लेकिन उसके बाद आपको अलाउंसेस भी तो मिलते हैं। अरे भाई महंगाई भत्ता, ठीक है, राशन पानी का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उस पर अलाउंसेस भी मिलते हैं इनको। गाड़ी को ड्राइवर रख रहा है तो उसकी सैलरी का खर्चा, गाड़ी का मेंटेनेंस का, पेट्रोल डीजल का खर्चा, ये सब जो है अलाउंसेस में आते हैं। तो वो अलाउंसेस किस पे मिलता है? बेसिक पे पे। ये ध्यान रखना है जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो एक चीज़ याद रखना, आपको ना जो आपकी इनिशियल सैलरी जो होती है, ठीक है, उसमें वो आपको ना सैलरी जब स्लिप देते हैं, सैलरी स्लिप होते हैं, उसमें ना आपको लिखा हुआ मिलेगा ये आपकी बेसिक पे है। फिर उसमें ना आपका पीएफ भी होता है, ठीक है। लेट्स से कि 12.5% जो है पीएफ आपका कट रहा है, तो 12.5% किस पे लगेगा? वो लगता है इस पे, बेसिक पे पे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जैसे आपकी बेसिक पे है 20,000, ठीक है, 20,000 बहुत ज़्यादा होती है बेसिक पे एक आम इंसान के लिए। मैं उस ऐसे नहीं कह रहा हूँ जो वकील है उसके लिए, वकील तो बहुत कम सोचेगा इसको। तो 12.5% 20,000 का आप निकाल लोगे, ठीक है, तो उसका जो है आपका पीएफ कटेगा, और 12.5% ही जो है मान लो आपका जो है एम्प्लॉयर वो आपका पीएफ में डालेगा, ठीक है। ऐसे ही पेंशन फंड में, ठीक है, पीएफ के अंदर पेंशन फंड भी होता है, उसमें लेट से 5% जो है आपका पेंशन फंड करता है, तो वो 5% किस पे लगेगा? वो लगेगा आपकी जो बेसिक पे 20,000 उस पर। तो आप समझ में आ गया बेसिक पे का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है मैथ्स में, ठीक है, जो बेस का काम करता है दैट इज बेसिक पे, दैट सिंपल। एक ही वर्ड में खत्म करूँ तो बेसिक पे मतलब जो परसेंटेज में बेस का काम करता है, दैट्स इट। तो अब मैंने बात की कि कितनी है बेसिक पे 2.5 लाख, और ये किसकी है? सुप्रीम कोर्ट के एक जज की है। तो अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट के जज से ऊपर सीजीआई भी तो है, तो सीजीआई की कितने? वो है 2.8 लाख, 2,80,000 रुपये बेसिक पे। उसके बाद इनको गाड़ी मिलती है, ठीक है, और एक आलीशान ऑफिशियल बंगला मिलता है जिसमें अपना काम करते हैं, ठीक है। ये जो है ऑब्वियस सी बात है, सेकेंडरी चीज़ें होती है। जब आप एक उस लेवल पे चले जाओगे ना, तो जो बच्चा अभी ये सोचता है कि यार मैं जब आईएएस बन जाऊंगा, गाड़ी मिलेगी, एक ड्राइवर मिलेगा, पुलिस वाला मिलेगा, सल्यूट मारेगा ऐसे करते हुए, उसके बाद वाह फिर लोग देखेंगे मेरे को, वो हो जाती सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन अब आप जब एक आईएएस ऑफिसर बनते हो, उसके बाद आपको ना काम करना पड़ता है, ठीक है। और जब आप काम करते हो ना, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के पास अब मान लो लैपटॉप नहीं है, फ़ोन है, लैपटॉप नहीं है, तो वो क्या देखो, अरे यार लैपटॉप हो ना तो मैं इतना अच्छा काम कर लूँ, बस पूछो मत। ऐसे ही जब तक आप आईएएस नहीं बने हो ना, आपके मन में रहेगा अरे यार जिस दिन मैं बन गया ना, मेरी तो मौज, कुछ भी नहीं करना मेरे को, ठीक है, लोग सैल्यूट मारेंगे, जहाँ साइन करना हो साइन कर दूँगा, बस काम खत्म। नो, काम ये नहीं है, कभी सिस्टम में जाके देखो आप, ठीक है, तब पता चलेगा आपको। तो उस टाइम पे पता क्या होता है, ये सैलरी वैलरी फिर आपके दिमाग में कभी आती ही नहीं है, काम ही इतना ज़्यादा होता है। फिर अब जो जजेस है बेचारे, साल के अंदर एक बार गर्मी की छुट्टियाँ मिलती हैं इनको, महीना 1.5 महीने की, ठीक है, उसमें जा करके ये थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं पूरे साल के अंदर ठीक है। तो काम बहुत आसान नहीं होता जजेस का, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है लोगों को मतलब जस्टिस दिलवाने का, तो आप इसमें जा सकते हैं, फील्ड बहुत अच्छी है ये। बट बशर्ते आप जो है करप्ट ना हो, किसी भी सिस्टम में जाए पर करप्ट मत होना। चलिए यही मैं बोलूँगा। अब हमने क्या पढ़ लिया? स्ट्रेंथ पढ़ ली, उसके बाद टेन्योर देख लिया, नहीं टेन्योर नहीं देखा आपने, है ना। अभी टेन्योर की चलो बात करते हैं। टेन्योर कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है इनका टेन्योर कितना होता है? तो बेसिकली जब मैं आप बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब संविधान को हम खोल के देखेंगे तो उसमें टेन्योर नॉट फिक्स्ड है, यानी कि बता नहीं रखा कितना होगा भाई। 5 साल के लिए, जैसे सुप्रीम प्रेसिडेंट है 5 साल के लिए, वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं बता रहा कि अगर कोई व्यक्ति जज बन गया तो कितने साल तक काम करेगा, सीजीआई बन गया तो कितने साल तक काम करेगा, कोई फिक्स नहीं है। सिमिलरली मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? जैसे अगर आप देखेंगे आईएएस बनने के लिए आपको 32 साल की उम्र जो है वो आपकी मैक्सिमम है, लेकिन मिनिमम एज जैसे वहाँ देखते हैं आपकी जज 21 साल है, 21 से 32 साल यही है एक आईएएस बनने की उम्र। अब मान लीजिए यहाँ पे बात करता हूँ जजेस की, तो जजेस के लिए मिनिमम एज बताई नहीं रखी कि कितने साल का जो बच्चा है वो जज बन सकता है। क्या 22 साल का एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? कहीं नहीं मेंशन है भाई, बन सकता है, ठीक है। या फिर क्या 30 साल का एक वकील जज बन सकता है?
तो बन सकता है भाई। सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मिनिमम एज नॉट डिस्क्राइब, और टाइम टेन्योर फिक्स नहीं है कितने साल तक काम करोगे। हाँ, सिर्फ एक चीज़ फिक्स कर रखी है, वो भी पार्लियामेंट ने लॉ बना करके, ठीक है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बता रखा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्लियामेंट ने डाल के करवा रखा है, ठीक है। उसमें बोल रखा है आपकी 65 लास्ट एज है काम करने की, लास्ट रिटायरिंग एज जो है आपकी 65 है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर ये 62 है, याद रखना, ठीक है। 65 आपकी क्या है, ईयर है रिटायर होने की। 65 साल तक आप काम करोगे, 65 साल के अंदर आप जो है, जैसे आप 65 के हुए आप हो जाओगे रिटायर, बस ये बता रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया क्या, टेन्योर। अब बात आती है रिमूवल की, या फिर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज, भाई 65 साल तो किसने देखा, वो सोचता है यार बहुत काम कर लिया, 60 साल की एज हो गया है, 5 साल कौन और काम करेगा इतना, चलो बच्चों को टाइम देते हैं अब। चलो जी, तो उनके मन में आया यार चलो छोड़ना चाहते हैं काम को, तो या तो वो खुद कैसे छोड़ेंगे और या फिर रिमूव कैसे किया जा सकता है, वो देखते हैं। रिमूवल, रिमूवल में एक चीज आपको याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, या तो जो जज है वो खुद अपने हाथ से लिख करके साइन करके प्रेसिडेंट को रिजाइन कर दे, ठीक है, कि माननीय राष्ट्रपति जी आपने हमें इतना अच्छे से सुप्रीम कोर्ट में काम करने का मौका दिया, हमने अच्छे से काम भी किया, कोई गलती हो तो क्षमा करना, ऐसा मतलब एप्लीकेशन लिखेंगे। अब उसके बाद प्रेसिडेंट उसको जैसे ही एक्सेप्ट कर लेते तो वो व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से हट जाता है, ठीक है। ये तो हो गया नंबर 1 कंडीशन, जो वो खुद करता है रिमूवल में, सेल्फ रिजाइन, खुद रिजाइन कर जाए लिख करके, ओरली नहीं। एक लेक्चर में बताया था ओरली क्यों और इसमें डिफरेंस होता है रिटर्न में। अब दूसरा होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, मान लो उसने सेल्फ रिजाइन करने के बाद, दूसरा रीज़न होता है हमारे पास कि जो पार्लियामेंट है वो भी तो उसको हटा सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट, आपको मैंने क्या बताया था, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशन है, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो अब मान लीजिए जो पार्लियामेंट है उसको लगे कि यार ये जो जज है ना इसका बिहेवियर थोड़ा सा रूड है, ठीक है, यानी कि 2 रीज़न दे रखे हैं हमारे यहाँ पे, कौन कौन सा, एक तो है इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, भाई आपका बिहेवियर जो है वो सही नहीं है, ठीक है, और जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल देते हैं मिसप्रूव्ड, मिसबिहेव, ठीक है, या फिर इनकैपेसिटी। अब इनकैपेसिटी क्या होता है ये कहीं पे एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। इनकैपेसिटी अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि भाई आपकी कैपेसिटी है 100 किलो वजन उठाने की, ठीक है, लेकिन आप उठा रहे हो सिर्फ 20 kg, तो ये क्या होगा, इनकैपेसिटी, आप कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे हो। दूसरा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मिसप्रूव्ड, मिसबिहेव। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप जो है क्या, कौन सी एग्जांपल दो यहाँ पे, हाँ, जैसे अब्यूजिव लैंग्वेज जो है, ठीक है, अब्यूजिव लैंग्वेज है उसका यूज़ करते हो, किसी ने आपसे बात की और आपने उसमें अब्यूजिव लैंग्वेज स्टार्ट की, किसी एमपी ने आपसे कुछ पूछा या प्रेसिडेंट ने आपसे कुछ पूछा और आपने जो है अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ स्टार्ट कर दिया, तो उस सिचुएशन में बोलेंगे आपका बिहेवियर जो है वो सही नहीं है। उस सिचुएशन में पार्लियामेंट जो है वो कॉम्पिटेंट है, वो आपको हटा सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको कितनी कंडीशन बनाई, 2 है ना, एक कंडीशन इसमें और है, वो ये है कि 65 वाली एज जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही 65 ईयर्स पूरी हुई मेरी, मैं है रिटायर हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन आपको याद रखनी है जिसमें वो रिटायर हो सकता है। सबसे पहले रिजाइन खुद कर जाए, 65 साल पूरे हो जाए, और या फिर ये 2 सिचुएशन, अब मिसबिहेव और इनकैपेसिटी। अब बात आती है इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, पार्लियामेंट वाली को, क्योंकि इनमें तो कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं, सेल्फ रिजाइन हो रही है 65, क्लियर है, ये तो पता है आपको भाई 65 साल हो गए तो रिटायर होगा ही होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि पार्लियामेंट है अगर ये रिमूव करना चाहती है, और हमारे संविधान में इसको बोला गया है क्या, इम्पीचमेंट, यानी कि प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं जो पार्लियामेंट पास करती है, दैट इज इम्पीचमेंट, जैसे हमने राष्ट्रपति के केस में पढ़ा था, सिमिलरली वही यहाँ पे क्या पड़ेगा हम जजेस के केस में। अब बात आती है कि जजेस को रिमूव करना आसान नहीं है, ठीक है, अगर जजेस को रिमूव करना इतना आसान होता है तो आपको पता है जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स है आए दिन के अंदर 10 नए जजेस को लेकर आते हैं, 10 जजेस को हटाती, ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, सिस्टम बहुत थोड़ा सा टिपिकल बना रखा है। तो देखिए सबसे पहले जज कि जिस भी जज को रिमूव करना है, ठीक है, आपने देखा कि यार ये मिसबिहेव कर रहा है या फिर इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे जजेस इंक्वायरी एक्ट आया था,
जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, 1968 में एक केस आया था जजेस इंक्वायरी एक्ट। उसमें है ना, ये जो कानून बना था, इसमें जो आपकी जुडिशरी है, इसने जो पार्लियामेंट है, इसने ना एक्ट बनाया था और उसमें ना रीज़न दिया गया था कि क्या क्या जो है आप स्टेप्स फॉलो करोगे किसी भी जज को आप रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 सबसे आपको पहले याद रखनी है, 2 हाउसेज हमारे उसमें पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। तो लेट्स से कि लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज हैं हमारे पास। अब लोकसभा के अंदर अगर कोई बंदा या व्यक्ति एमपी जो है रेजोल्यूशन लेके आता है, मोशन लेके आता है, किसको, जज को हटाने का, रिमूवल ऑफ जज का, तो सबसे पहले लोकसभा के अंदर 100 एमपी आपके क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो भाई 50 एमपी जो है राज्यसभा के एग्री होने चाहिए कि हाँ इस जज को हमें रिमूव करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप नहीं करोगे। कंडीशन नंबर 1 तो ये बोलती है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, ये तो है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, भाई मान लो लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 मेंबर एग्री हो गए। अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा का तो स्पीकर भाई मेन होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में मैंने बड़े अच्छे से बताया था आपको। और राज्यसभा में आया, ठीक है, मैं यहाँ ऐसे एरो कर रहा हूँ, तो चेयरमैन। ये जो रेजोल्यूशन जो लेके आए हैं ये जाएगा किसके पास, अगर लोकसभा में आए तो स्पीकर के पास, राज्यसभा में आए तो चेयरमैन के पास। अब इन दोनों के पास एक अथॉरिटी दी गई है, अगर चाहे तो ये एडमिट कर सकते हैं और चाहे तो नॉट एडमिट। ये इनकी खुद की विल पावर है कि भाई जैसे मैं स्पीकर हूँ लोकसभा का, मेरी मर्जी, मुझे लगता है कि यार ये जो ऑपोजिशन है, भाई ऑपोजिशन के अंदर 100 एमपी सारे मिलके बोल रहे जज को हटाओ, लेकिन पीएम कह रहा है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, तो मैं एज ए स्पीकर मैं तो पीएम की मानूंगा, ठीक है, क्योंकि पीएम मेजोरिटी में है। अब यहाँ पे मैं एडमिट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही चेयरमैन है, ठीक है, एडमिट नहीं एडमिट किया तो आगे प्रोसेस नहीं चलेगा, यही पे खत्म। क्लियर है। तो 2 स्टेप पढ़ लिए हमने। सबसे पहले लोकसभा से 100 मेंबर का एग्री होना जरूरी है, फिर राज्यसभा, अगर राज्यसभा में रेजोल्यूशन आ रहा है तो 50 मेंबर का एग्री होना, उसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने चेयरमैन या फिर स्पीकर के पास जाएगा। अब वो अगर मान लीजिए उन्होंने कर दिया एडमिट, ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा 3 मेंबर, थर्ड स्टेप है ये 2 स्टेप पढ़ लिया ना, थर्ड स्टेप 3 मेंबर कमेटी बनती है एक। ये 3 मेंबर कमेटी क्या है, ये जांच करेगी, इंक्वायरी करेगी उस जज के ऊपर, ये देखने के लिए कि मान लीजिए जो चार्जेस लगाए गए हैं मिसबिहेव का या इनकैपेसिटी का, क्या उसके अकॉर्डिंग वो जज गिल्टी है या नहीं है। अगर मान लीजिए अब वो उस जांच में ये पाया गया उस इंक्वायरी के अंदर कि भाई ये व्यक्ति तो सच में गिल्टी है, उसके तहत ये अपनी रिपोर्ट वापस जो है हाउस को देंगे, अगर लोकसभा है तो लोकसभा को, राज्यसभा है तो राज्यसभा को, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फाइनली होती है वोटिंग जो है आपकी बोथ हाउसेज में होगी, दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा। उससे पहले मैं वोटिंग पे जाऊं तो यहाँ पे बात करता हूँ 3 मेंबर कमेटीज में, ये 3 मेंबर कौन कौन से होंगे। देखिए, या तो सीजीआई होगा, या फिर सीजीआई के, अगर सीजीआई के नहीं है तो सीजीआई के बाद सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस, कोई भी जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सीजीआई है तो सीजीआई रहेगा, अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जज, फिर एक हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है ना वो, या फिर मतलब ये 3 मेंबर बता रहा हूँ। सीजीआई अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो सकता है। दूसरा सदस्य जो है आपका हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर कोई ज्यूरिस्ट होगा, एमिनेंट ज्यूरिस्ट, वो। ये 3 मेंबर्स मिलकर के क्या बनाएंगे, आपका कमेटी बनाएंगे। कहने का मतलब ये है जुडिशरी के मेंबर ही मिलेंगे आपको इसमें, सुप्रीम कोर्ट का मेंबर, हाई कोर्ट का मेंबर और एक जिसको लॉ की नॉलेज है, वो जो है आपके क्या करेंगे, अब इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कमेटी में जांच करेंगे। उसके बाद जो है अगर इन्होंने रिपोर्ट दी कि हाँ भाई हम मानते हैं ये जो आपका जज है ये गिल्टी है, तो अब ये है हाउस में जाएगा, वोटिंग होगी। वोटिंग कैसी होगी, स्पेशल मेजोरिटी वाली, दोनों सदनों में, राज्यसभा एंड लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी। अब इसमें क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी में, देखिए 50%, सिचुएशन 1, 50% + 1 आपके मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए हाउस में। जब वोटिंग होगी तो इसके अंदर से 2/3 जो मेंबर हैं वो आपके फेवर में वोट करें। अगर ये मेजोरिटी से दोनों सदनों में पास हो गया, फिर ये जो रेजोल्यूशन है जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे और उसके बाद जो है वो बोल देंगे दिस जज हैज़ बिन रिमूव्ड, ठीक है, वो साइन कर देंगे और उसके बाद जो जज वो अपना हटा दिए जाएंगे। ये है पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस। तो ये देखा आपने कि जज को रिमूव करना एक हंसी मजाक की बात नहीं है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अभी तक हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो कोई भी ऐसा जज नहीं है
ठीक है, जो इम्पीच हुआ हो, ठीक है। हालांकि एक जज थे 1993 में, वी रामास्वामी उनका नाम था, तो उनके ऊपर ये इम्पीचमेंट प्रोसेस चली थी और वो सक्सेसफुली गिल्टी भी फील हो गए थे। जो 3 मेंबर्स कमेटी है उन्होंने उनको गिल्टी भी डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन जब बात आती है लोकसभा के अंदर वोटिंग की, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग नहीं डाली, वोटिंग से एब्सटेन कर लिया। एब्सटेन का मतलब होता है हाथ पीछे खींच लेना, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, वोटिंग टाइम पे आए ही नहीं हाउस में। अब 2/3 मेजोरिटी तो है ही नहीं आपके पास, तो आपका जो ये बिल पास नहीं हुआ और जो हमारे माननीय जज थे उस टाइम वो इम्पीच होने से बच गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी तक कोई भी जज जो है सुप्रीम कोर्ट का वो इम्पीच नहीं हुआ है। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, गला काफ़ी सूख गया है मेरा। चलिए, तो अभी हम जो है अपने नेक्स्ट आगे जो फर्दर प्रोसेस है उसको समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी आपने कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो एक्टिंग जज, एडहॉक जज, ऐसे वर्ड सुने होंगे, नहीं सुने तो अभी आप सुन लीजिए, इन फ्यूचर कभी आपको सुनने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आता है यहाँ पे एक्टिंग जज। एक्टिंग जज, तो जब हम बात करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल नंबर 126 126 अनुच्छेद जो है वो आपका डिस्कस किससे करता है, एक्टिंग जज से। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक्टिंग जज क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्यवाहक, ठीक है, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे कार्यवाहक जज जो होता है। अब देखिए, सपोज कीजिए जो सीजीआई है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो जज है, कोई भी जज है, या फिर बेसिकली हम यहाँ पे सीजीआई की बात करते हैं। सीजीआई जो है वो आपका अभी फिलहाल मान लीजिए बीमार है या एब्सेंट है ऑफिस से, तो भाई उसका काम कौन देखेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे संविधान में ये पावर देखिए, जो प्रेसिडेंट है ना वो क्या करेंगे, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बोलेंगे जब तक आपके सीजीआई या तो हेल्थ रिकवर नहीं हो जाती है, ठीक है, या फिर मान लीजिए वो जब तक अपने एब्सेंट ऑफिस से, तब तक जो है आप क्या करो, उनका काम देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिंग जज। जैसे हम देखते हैं ना क्रिकेट के अंदर क्या होता है, लेट्स से कैप्टन जो है इंजर्ड हो गया, तो जो वाइस कैप्टन है वो क्या करता है, एज ए एक्टिंग कैप्टन बन जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, जब तक मान लो वो या तो उस एक पूरे मैच को वो कैप्टनसी वो संभालेगा। तो ऐसे ही जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो एक्टिंग चीफ सीजीआई बन जाता है, ठीक है, चीफ जस्टिस। यहाँ पे एक्टिंग जज की जगह मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस लिख देता हूँ, सीजीआई, ठीक है, एक्टिंग सीजीआई। तो यहाँ पे वो जज क्या करेगा, एक्टिंग एज ए सीजीआई काम करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब कब 3 सिचुएशन बता रखे हमारे संविधान में। नंबर 1, या तो ऑफिस खाली है, अपॉइंट हुआ ही नहीं कोई, या फिर वो जो व्यक्ति है उसकी हेल्थ जो है अभी सही नहीं है और वो एब्सेंट चल रहा है उसकी वजह से, या फिर वो व्यक्ति अभी जो है इस हालत में नहीं है कि अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाए, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे उनकी तबीयत जो है सडनली ऐसे खराब हो गई है और वो अपना काम जो है पूरा कर नहीं पा रहे, मेंटली उनकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी वीक हो गई है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर जब सीजीआई जो प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति है वो किसी भी जज को जो है बना देंगे एज ए एक्टिंग सीजीआई। अब उसके बाद आती है एडहॉक जज की बात। एडहॉक जज की जो बात आती है, तो मैंने जब आपको पार्लियामेंट्री कमेटीज और कैबिनेट कमेटीज करवाया था तो उसमें ये आपको कमेटीज के आगे लिखवाया था एडहॉक कमेटीज, स्टैंडिंग कमेटी, याद आ रहा है। तो उसमें मैंने एडहॉक बताया था, तो ऐसे ही एडहॉक जज, यहाँ पे एडहॉक आएगा, ठीक है, एडहॉक जज। ये बेसिकली क्या होता है, तो अब बात आती है हमारे संविधान में इसके बारे में डिस्कस किया है, जी हाँ किया है, आर्टिकल नंबर 127 में, ठीक है। एडहॉक जज क्या होता है, देखिए एडहॉक का मतलब ये होता है टेम्परेरी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो स्थायी ना हो, अस्थायी। तो ऐसा जज जो कि स्थायी नहीं है। अब देखिए, आपको पता है अभी स्ट्रेंथ कितने हैं हमारे जजेस की, 33, ठीक है, एक्सक्लूडिंग सीजीआई। तो 33 जजों की स्ट्रेंथ है। अब 33 में मान लो जो आपके पास 10 वैकेंसी है, भाई अभी आपके पास 23 ही जो है जज काम कर रहे हैं, इन एक्सक्लूडिंग सीजीआई। सीजीआई को मिलाकर आपके 24 है, बाकी 10 जो पोस्ट खाली पड़ी है। अब मान लीजिए केसेस का लोड ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, या फिर मैं कहूँगा कि जो कोरम है काम करने का वो मीट नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में हमारे संविधान में ये बोला गया है कि जो सीजीआई होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, उसके पास ये पावर दी गई है कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को क्या बोलेंगे, आप जो है सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज बन जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीजीआई जो है अपने हिसाब से करेंगे, नहीं, इससे पहले उनको प्रायर अप्रूवल लेना होगा। किससे? प्रायर अप्रूवल, वो किससे? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट ने अगर यस किया, अब प्रेसिडेंट यहाँ मैंने लिखा है तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट के पीछे यहाँ पे पर्दे पे बैक साइड में कौन का है,
पीएम और उनका काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है। तो उनकी राय लेना मतलब उनसे परमिशन लेना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम जो है प्रेजेंट ही बोलेंगे। अगर आपको एग्जाम में प्रेजेंट आता है तो वही याद रखना है, लेकिन प्रेजेंट का मतलब ऐसा नहीं कि प्रेजेंट यहाँ पे अपनी मनमानी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनको वो सजेस्ट भी करेगा कि देखिए आप जो इस व्यक्ति को अपॉइंट मत करवाइए सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, इनको आप ये बोल लीजिए आप इसको अपॉइंट करिए, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ अपने नॉलेज बेस पे याद रखना है कि सीजीआई पहले परमिशन लेते हैं प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद जो है वो किसी भी हाई कोर्ट के एक जज को बोल देगा आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जज बन जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है वो हाई कोर्ट के किसी भी जज को बोल देंगे, नहीं। वहाँ पे मैंने जो आपको एक क्वालिफिकेशंस बताई थी सुप्रीम कोर्ट के जज की, याद आ रहा है। तो हाई कोर्ट का ऐसा जज जिसने 5 साल तो काम कर लिया है, ठीक है, यानी कि फुलफिल करता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, तो उसी व्यक्ति को बोलेगा। यानी अभी अभी वो जो है हाई कोर्ट का जज बना 1 साल ही हुआ है और आपने उसको बोलते सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जज बन जाए, नहीं। एडवोकेट जज वही बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक है, ऐसा नहीं है किसी भी आपको जज को बोल दोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया है हमारा एडवोकेट जज, इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। अब ये याद रखना जो व्यक्ति एडवोकेट जज बनेगा, ऑब्वियसली बात है सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो पावर प्रिविलेजेस मिलती है, ठीक है, वो सब कुछ मिलेगा, सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के जज वाली मिलेगी, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, काम जैसे ही मान लो अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेंसीज खाली पड़ी है वो जैसी पूरी फुलफिल होगी उसके बाद ये एडवोकेट जज वापस अपने हाई कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन जब तक एक सुप्रीम कोर्ट का एज एडवोकेट जज काम करेगा तो ये उसकी सारी मीटिंग्स सिटिंग्स में जाके अपना काम करेगा, ऐसा नहीं वो सिर्फ जो केसेस है उसमें नहीं। अगर मान लीजिए कोई सीटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें भी जाके बैठेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब आता है एक थर्ड केस, वो आता है रिटायर्ड जजेस का। उससे पहले एक बार बोर्ड इरेज कर लूँ। आज जो डस्टर है वो धोने के लिए दे दिया, तो वो अभी क्या है गिला है, और ये इसलिए मैं अपनी हैंकी से इसको क्लीन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा छोटा है ये। चलिए, कई बार क्या होता है वो ज़्यादा ही डस्टी हो गया था, डस्टी तो क्या होगा ब्लैक हो गया था, बोर्ड को ब्लैक करने लग गया था। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे रिटायर्ड जजेस। रिटायर्ड जजेस की भला हम यहाँ बात क्यों कर रहे हैं? देखिए रिटायर्ड जजेस का मतलब यह है कोई भी ऐसा जज, ठीक है, जो अभी रिटायर्ड हो चुका है आपका। अब मैंने आपको क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्कलोड ज़्यादा है, इस केस में क्या होगा जो सीजीआई है वो जो रिटायर्ड जज है उसको रिक्वेस्ट कर सकता है। अब रिटायर्ड जज यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ही हो, वो हाई कोर्ट का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ याद रखनी है, वो हाई कोर्ट का वही जज होगा जो रिटायर होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरी जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर एप्लीकेबल थी कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट का जज प्रमोट हो सकता है। लेकिन इनकी उम्र 65 साल होगी और ये हो गए रिटायर, ठीक है, मतलब 62 ईयर्स हो गया, हाई कोर्ट से हो गए रिटायर। तो इस केस में जो है आपके क्या हो जाएंगे, ये रिटायर्ड जज आपके सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। लेकिन कब? जब सीजीआई जो है इनको रिक्वेस्ट करे, और सीजीआई उससे पहले क्या करेंगे, अप्रूवल लेंगे किससे, प्रेसिडेंट से, ठीक है। और यहाँ पे अप्रूवल एक व्यक्ति से और लेंगे जिसको अपॉइंट कर रहे हैं। मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिटायर हो गया तो उस पर्टिकुलर जज से भी अप्रूवल लेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो मैं रिटायर हो गया और सीजीआई बोले कि योगेश साहब एक काम करिए, आप ना हमारा काम देख लीजिए। अब मैं बोलूँ कि भाई मेरा मन ही नहीं है, मैं क्यों करूँ, तो यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप पहले मेरे से भी तो परमिशन लोगे ना, प्रेसिडेंट से तो बाद में लोगे, पहले मुझसे तो पूछ लो। मान लो आपने इतनी मेहनत करके प्रेसिडेंट से पूछ लिया, लेकिन बाद में प्रेसिडेंट मेरे से पूछने लगे तो मैंने मना कर दिया। इसलिए पहले आप उस व्यक्ति से भी पूछोगे जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो एज ए जज, बट वो रिटायर हो गया हो। ये रिटायर्ड की केसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो रिटायर हो गया और आप उससे पूछोगे, पहले रिक्वेस्ट करोगे। अगर उन्होंने बोला ठीक है मैं कर लूँगा, तब जो है प्रेसिडेंट से आप पूछोगे, और फिर ये व्यक्ति जितने टाइम के लिए सीजीआई चाहेंगे ये एज ए आपका रिटायर्ड जज का काम करेगा, मतलब रिटायर्ड जज एज ए नॉर्मल जज के तरीके से काम करेगा। उसके बाद वही सेम बात आएगी, इनको वही सैलरी प्रिविलेज सब कुछ मिलेगा। एक चीज़ याद रखना, जो एडवोकेट जज में करवा रहा था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था हाई कोर्ट का जज जो है क्वालिफाई होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। लेकिन उसमें यह एक चीज़ याद रखना, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, लेट्स से कि मैं कौन सी हाई कोर्ट की एग्जांपल दूं, चलो मद्रास हाई कोर्ट है, इसके किसी जज को मैं बोल रहा हूँ कि आप एडवोकेट जज बन जाइए सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सीजीआई हो। तो सीजीआई प्रेसिडेंट के साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट है उससे भी अप्रूवल लेंगे कि भाई आपके एक जज को मैं ले रहा हूँ एज ए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जज पे। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, कोई ज़्यादा बड़े बात नहीं है। अब आता है जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके काम करने के प्रोसीजर पे। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है ना, अपने जो सीजीआई है वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर जो है वो खुद बना सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है आपको मैं आर्टिकल बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे बात आती है जो सुप्रीम कोर्ट की सीट है वो कहाँ पे है।
तो अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है कितनी है, आप बोलोगे एक ही है, और वो कहाँ है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। यस और नो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपकी दिल्ली में है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बता रखा है ये क्या है, परमानेंट सीट है, कि सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है संविधान के अकॉर्डिंग क्या है बोला गया है आपके दिल्ली के अंदर होगी। लेकिन दिल्ली के अलावा चाहे तो संविधान में बोला है प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया होंगे वो चाहे तो एक रेगुलेशन पास करके किसी और जगह पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट की सीट को बना सकते हैं। अब यहाँ पे इशू ये आया था, मैटर ये आया था कि भाई हमें जो कई हाई कोर्ट के जजेस ने भी बोला, ठीक है, जो रिटायर्ड जजेस है उन्होंने भी बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी अगर बेंचेस बना दी जाए अलग अलग जगह पे तो क्या होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर वो वेस्ट बंगाल में रहता है और उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट चलने के लिए पहले ट्रैवल करेगा, तो जिससे क्या होता है कि उसको टाइम ज़्यादा लगता है, एक तो उसका एक्सपेंस बढ़ जाता है, उसको अपना काम छोड़ना पड़ता है। अब अगर है मान लीजिए कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर या उसके कोलकाता के अंदर ही जो एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच बना दी है ऐसे बड़े बड़े शहरों के अंदर, तो क्या होगा, व्यक्ति जो है अपने नियरेस्ट बेंच पे जाके अपने केस की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो सीजीआई है उसको ये अथॉरिटी दे रखी है, ठीक है, जो सीजीआई है उसको अथॉरिटी है, और सीजीआई जो है प्रेसिडेंट से पहले अप्रूवल लेंगे। ये क्या करेंगे, सीजीआई एक जो रेजोल्यूशन है वो पास करवाएंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये किसी भी जगह एक सीट जो है दूसरी बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी। ये किसको पावर दिया आपको याद रखना, सीजीआई को। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन पास नहीं हुआ है, ठीक है, तो अभी आपको याद रखना जो सुप्रीम कोर्ट की सीट कौन सी है, अभी दिल्ली ही है, दिल्ली से अलावा और कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठती है। दूसरा जो ये प्रोविजन है ये कैसा है, ये है टेम्परेरी, नेट टेम्परेरी, एग्जैक्ट मुझे वर्ड अभी ध्यान नहीं आ रहा, स्किप हो गया माइंड से, चलिए कोई बात नहीं, जैसे अब आएगा ध्यान में बता दूंगा। तो ये जो प्रोविजन है ये बेसिकली आपको याद रखना है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये करना ही करना है कि सीजीआई को किसी दूसरी जगह पे भी सीट बनानी, नहीं, ये बोला गया है ये जस्ट और जस्ट इनकी मैं कह सकता हूँ कि इनकी एक पर्सनल पावर है कि भाई सीजीआई अगर उनको लगे कि यार हाँ काम ज़्यादा है तो मेरे को सीट अलग अलग और जगह बनानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट, तो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप इनको मजबूर करें, प्रेसिडेंट और सीजीआई को आप जो है फोर्स नहीं कर सकते कि आप जो है बनाए, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। मैं वो वर्ड जैसे ही याद आएगा मैं आपको बता दूंगा, अभी माइंड से एकदम से स्किप हो गया वो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, सीट की बात। दूसरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जो सीजीआई है रूल्स कैसे हमें काम करना है, कैसे रोस्टर बनाना है, वो सारा काम जो है, ठीक है, किस किस को किस जजेस की बेंच को देना है, ये सारा जो काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम कैसे चलेगा, इससे रिलेटेड जो भी रूल्स है वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई वो खुद बना सकते हैं। इसमें आपकी पार्लियामेंट कोई कहते हैं ना कि वो नहीं करेगी, क्या इंटरफेरेंस नहीं डालेगी। अब बात आती है इंडिपेंडेंस की, बात करते हैं कि भाई जो आपका सुप्रीम कोर्ट है आपका टॉप मोस्ट कोर्ट है, ठीक है। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट कराया था उसमें मैंने आपको क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट क्या है, गारंटर, ठीक है, गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वही कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने वाला और फंडामेंटल राइट्स को आपको प्रोवाइड करता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ करता है तो इसको भाई ये काम तभी कर पाएगा ना जब ये खुद इंडिपेंडेंट हो। अब मान लीजिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सीबीआई के केस में 2013-14 की बात है ये, तो जो सीबीआई थे उसको बोला कि आप तो क्या हो, एक केज पैरेट हो, जो एक पिंजरे में तोता कैद होता है ना, कि वो जो मालिक होता है उसी की भाषा बोलते हैं। तो आप क्या करते हो, जो गवर्नमेंट जिसकी भी गवर्नमेंट जो इस टाइम पार्टी रूल कर रही होती है उसी की ही भाषा में काम करते हो, ठीक है। तो इट मीन्स आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप क्या करते हो, जो गवर्नमेंट है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप केसेस में काम करते हो। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का भी यही जो है इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। अब मान लीजिए वो पार्लियामेंट के नीचे काम करते या फिर जो एग्जीक्यूटिव उसके नीचे काम करे, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव आपको पता है मनमाना काम करे हुआ सुप्रीम कोर्ट से। तो ये जो है इनका इंडिपेंडेंस होना जरूरी। इंडिपेंडेंस में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी कि इंडिपेंडेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि सबसे पहले भाई आपका जो अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे हमने देखा कोलिजियन सिस्टम से है, तो यानी कि जो आपका पार्लियामेंट है उसकी कोई चलती नहीं है, ठीक है। अगर वो चलाए तो फिर तो भाई जज उसको अपॉइंट करेंगे जो उसके कुछ खास होंगे। तो यहाँ से हमने देखा मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी को हम
इंडिपेंडेंस कब बोल सकते हैं, अगर आपका अपॉइंटमेंट है वो जुडिशरी खुद कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो टेन्योर है उसकी सिक्योरिटी मिली हुई है। अब भाई मान लीजिए जैसे लेट्स से अभी आपको ये बोलते हैं 65 साल तक आप रिटायर होगे, ठीक है, ये हमें पता है भी 65 का होगा तभी रिटायर होगा, लेकिन पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दे और उस लॉ में ये बोल दे कि भाई 65 तो छोड़ो, हमारा जब मन करेगा हम आपको तब हटा दें, तो आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। तो अब आप एक चीज़ काम करिए, गवर्नमेंट का कोई केस आया आपके पास, आप जो है उस जज के अंदर उस बेंच में आप जज हो और आपके पास गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई केस आया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये काम करना, ठीक है। अब अभी आप हो इंडिपेंडेंट, आपको पता है 65 साल तक ये मुझे हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, जब तक कि मैं खुद रिजाइन ना करूँ। अब तो भाई मेरे पास तो सिक्योरिटी है, ये तो कुछ भी बोले भाई मैं अपने हिसाब से काम देखूंगा ना, लेकिन मुझे एक तरफ से ये प्रेशर आ जाए यार अगर मैंने इनके खिलाफ सुनवाई दी तो ये मेरे को रिटायर कर देंगे, ठीक है, या मेरी जो लॉ बना करके मेरे को रिटायर कर देंगे, उम्र छोटी कर देंगे, तो इसलिए वो क्या करेंगे, प्रेशर में रहेंगे। तो इसलिए आपकी जो टेन्योर है वो भी उसको फिक्स होना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जब मन किया हटा दिया। हाँ, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ये भी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिक्स्ड कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस होनी चाहिए। अब फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस क्या होती है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी व्यक्ति को जज बनाया और बनने के बाद आपने ये बोला कि भाई देखिए आपको ये सैलरी मिलती थी ना, आपने हमारे खिलाफ सुनवाई दी तो अब आपकी सैलरी 2.5 लाख से जो है हम इसको 1 लाख कर रहे हैं। तो ये बोला गया है कि नहीं, जो सर्विस कंडीशन है जो है वो उसको जो जितनी लीव मिली है, जो उसकी प्रिविलेजेस हैं, जो अलाउंसेज है, आप उसको कम नहीं कर सकते हो सर्विस के टाइम पे, बढ़ा जरूर सकते हो, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आता है किसमें, फिक्स सर्विस कंडीशंस में। उसके बाद जो एक्सपेंसेस है, जब मैंने आपको बजट करवाया था तो उसमें ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ाया था, उसमें ना चार्ज ऑन और चार्ज मेड फ्रॉम ये टॉपिक करवाया था। तो एक चीज़ याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट के जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव से जो खर्चा होता है ना, भाई कागज़ के ऊपर प्रिंट करते हैं, अब एक 85-100 पेजेस का तो वो जजमेंट देती है, तो उस भाई वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, प्रिंटिंग की कॉस्ट, जो उस पर प्रिंटर बैठा रखा है, व्यक्ति बैठा रखा है, उसकी सैलरी, ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो खर्चा है, तो इसमें ये बोला गया है इसके ऊपर आपको वोटिंग नहीं करनी है पार्लियामेंट में, ठीक है। ये इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है बजट के अंदर बता दे कि भाई ये इस साल का मेरा खर्चा रहेगा, आप पहले ही इसको साइड कर दो, और इस पर वोटिंग नहीं होगी। हाँ, डिस्कशन कर सकते हो बट वोटिंग नहीं होगी पार्लियामेंट में, ये ध्यान रखना है। तो हमने 4 चीज़ें देखी है। अब उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है, जो हमारे यहाँ पे रिटायर्ड जजेस थे ना, रिटायर्ड जो जज हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, उनके ऊपर बैन होता है कि वो अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, या किसी भी लोअर कोर्ट के अंदर। ऐसा नहीं कि रिटायर होने के बाद दोबारा से वकालत स्टार्ट कर दी, नहीं। यहाँ बोला गया जो व्यक्ति रिटायर हो गया अब वो दोबारा से उस फील्ड में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पूरा पता है कैसे जो है जुडिशरी काम करती है, ठीक है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट की कमियाँ हैं, उसे सब पता चल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंपनी का ही केस वो फाइट कर रहा है, ठीक है, लेट्स से मैं रिटायर हो गया सुप्रीम कोर्ट से और किसी कंपनी ने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस कर दिया और उसने बोला कि आप जो है ना हमारे वो वकील बन जाइए, हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज से रिटायर हुआ हूँ, और वो मेरे को बोले कि सर आपको ना हम 100 करोड़ रुपए दे देंगे, ठीक है, आपको क्या करना है, ये केस हर हाल में हमें यूनियन ऑफ इंडिया से जितवाना है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितवाना है। तो मुझे तो पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी कमियां क्या है, तो मैं तो आराम से इसको जितवा दूंगा। तो यहाँ पे बोला कि आप प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, अदरवाइज तो क्या होगा, यहाँ पे करप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है, ये इंडिपेंडेंस है, अदरवाइज तो क्या होगा, कोई भी MP जो है, मिनिस्टर है, वो उनको लालच देगा भाई रिटायरमेंट के बाद आ जा, तेरे को आराम से काम मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट टोन में इसलिए बोला ताकि, हालांकि ये मैं जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं थोड़ा सा आपको सुनने में नहीं मिलेगा जल्दी से, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज के साथ साथ एक्चुअल फील्ड में काम कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट काम कैसे करती है, वो भी पता चलता रहे, ठीक है। यही मेरा आपका थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका है। भाई देखो किताबी ज्ञान है ना, वो आपको हर कहीं मिल जाएगा, लेकिन जो ये कहते हैं ना छोटी छोटी जो बीच की बिटवीन द लाइंस जो एक तो मीनिंग होता है, भाई काम कैसे करते हैं, ये सब कोई नहीं समझाता है, ठीक है। तो टीचर का काम ये होता है आपको वो भी चीज़ें समझाए जो असलियत होती है, ट्रुथ होता है, वो भी समझाए, ठीक है। अब उसके बाद इंडिपेंडेंस में और बात कर लेते हैं। 6 नंबर पे, ये 5 हमने डिस्कस कर लिया ना। भाई आपका जो स्टाफ है उसका अपॉइंट, मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने किसी खास चेले को भेज दे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के कोई डॉक्यूमेंट लीक कर दे, ठीक है, और जज को फंसा दे। तो इसलिए बोला गया जो स्टाफ है उसको अपॉइंट भी कौन करेगी, जुडिशरी खुद करेगी। ऐसा नहीं है, उसका स्टाफ जो है चाहे वो छोटे से छोटा वकील हो या छोटा छोटा प्रिंटर टाइपिस्ट हो, सब कुछ जो है जुडिशरी खुद अपॉइंट करेगी, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा तो नहीं 7th है,
पावर ऑफ पनिशमेंट। भाई आपके पास पनिशमेंट की पावर भी तो होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है, जुडिशरी तो पावर तो होगी, लेकिन कोई ऐसे होता है ना सिरफिरे इंसान, जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, और उसकी जो सरेआम अवेलना कर रहा है, नहीं मान रहा, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हम उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ हाउस या कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ जुडिशरी। तो उस केस में क्या होगा, वो उसको सज़ा भी दे सकती है, ठीक है। अभी एक रिसेंट करंट का एग्जांपल देता हूँ। हुआ क्या कि ये बात है जून की, मे बी मई के लास्ट की बात है, ठीक है, मई जून महीने की बात है, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं मई की है जून की है, तो मई जून के महीने की ही बात है वैसे। तो जूही चावला और उनके साथ जूही चावला आपको पता ना, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने क्या करा कि एक केस किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। वो ये बोला कि जो 5G स्पेक्ट्रम जो आप लॉन्च करेंगे, तो उससे पहले है ना, आप एक बार उसकी टेस्टिंग तो कर लीजिए कि हमारी ह्यूमन हेल्थ जो है, बॉडी जो है, उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, जो रेज निकलेंगे उससे। तो हुआ क्या कि जो दिल्ली हाई कोर्ट थी, उसको कर दिया केस को बिल्कुल सरेआम उसको खारिज कर दिया कि भाई ये जो है ना, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने तक मतलब है, और कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर ये बोला कि फाइन लगा दिया गया लगभग 20 लाख रुपए का, कि आपको जो है एक टाइम दिया था, शायद 1 मंथ का था, कि 1 महीने का समय दे रहे हैं, 20 लाख रुपए आपको फाइन जो है कोर्ट के अंदर सबमिट करना होगा, क्योंकि आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। अब उन्होंने उस 1 महीने में जो फाइन उसको सबमिट नहीं किया। अब उन्होंने 1 महीने का समय दिया था, ऑर्डर दिया था, लेकिन नहीं किया, तो ये क्या माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तहत चाहे तो वो जूही चावला को पनिशमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उनको 1 वीक का समय और दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है, जो 20 लाख का फाइन हमने लगाया वो आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। नहीं करेंगे उसके बाद जो है वो उन पर हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो है कानून के तहत जो पावर है उनकी, उसके तहत वो पनिश भी कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने रिसेंटली करंट का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो ये कुछ हमने छोटी छोटी बातें जो डिस्कस कर लिया है कि ये चीज़ें अगर हैं तो हम बोल सकते हैं जुडिशरी हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि होने की चाहिए, जरूरी क्या है इंडिपेंडेंट होना। रीजन बिंग, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जस्ट सेकंड, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो भाई वो काम नहीं करेगी, ठीक है। आपका काम वही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आपको पता है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट, एब्सोल्युटली भाई, जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है तो वो सत्ता छोड़ने का उसका मन नहीं करता है, ठीक है। तो अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद जो हमारा ये जुडिशरी खत्म हो जाएगा, तो उसको और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो मैं एक बार इस बोर्ड को रेज कर लेता हूँ, इतनी देर आपको मैं ब्रेक दे रहा हूँ, इन केस अगर आपको फ्रेश होना है, मतलब पानी पुनी पीना है, थक गए होंगे, गर्मी का मौसम है, तो आप पानी पीजिए आराम से, ठीक है। और उसके बाद जो हम अपने लेक्चर को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तब तक आपको मैं देता हूँ 1 मिनट का ब्रेक। चलिए, तो फाइनली अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और उसकी कुछ पावर्स, वो देखेंगे। इसके बाद जो आपका ये सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बात आती है जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, जुरिडिक्शन होता है कि आपका जो काम करने का जो एरिया है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सा एरिया आप इंक्लूड करेंगे, प्लस में आप किन किन चीज़ों पे अपना अधिकार दिखा सकते हैं, ठीक है, तो वो आता है जुरिडिक्शन। दूसरा आता है पावर्स, यानी कि आपके पास क्या क्या ताकत है जिसपे आप जो है अपना पावर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक IAS ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या करता है, उसके अंदर रूल्स ये सारे बना सकते हैं, प्लस में अगर जो लॉ बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, वो चेक कर सकता है। तो सारे क्या है, उसकी पावर्स है। इसी तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के जज की भी ये पावर होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक पूरी बॉडी है, और सुप्रीम कोर्ट किससे मिलकर बनता है, ऑटोमेटिक जो जजेस हैं उनसे। तो जजेस को भी पावर मिली हुई है कि वो चाहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसके लिए रिगार्डिंग अगर कुछ काम करना है, एक्शन लेना है, तो उस पर भी उनको कुछ पावर्स मिली है। तो वो भी एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब बात करते हैं जुडिक्शन की, तो आर्टिकल 131 सबसे पहले बोलता है ओरिजिनल जुडिक्शन भी है सुप्रीम कोर्ट की। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ओरिजिनल का मतलब होता है कि जैसे आपका इसके पास जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होगा और किसी बॉडी के पास नहीं होगा, ठीक है। कुछ मैटर्स दिए गए हमारे संविधान में, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले 3 इसमें रीजन दिए गए, ठीक है। अगर कोई ऐसा मैटर जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट का आपस में कोई मैटर है, ठीक है, या फिर सेंटर एक तरफ है और सारे स्टेट एक तरफ है, ये कोई मैटर है, या फिर सेंटर और एक स्टेट अलग है और बाकी स्टेट एक तरफ है, अगर ये ऐसे कोई भी मैटर आ रहे हैं तो उसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, यानी कि ओरिजिनल जुडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। नहीं समझ में आया, समझाता हूँ दोबारा लिख के। देखिए, यहाँ पे बोला गया है एनी मैटर वेयर, पहले नंबर पे आता है कि जैसे एक तरफ तो है यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कोई भी एक स्टेट लगा लो, जैसे स्टेट ऑफ पंजाब,
ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ पंजाब के बीच में कोई मतभेद चल रहा है, तो भाई इसके ऊपर अगर पंजाब कोई केस लेके जाता है उसमें जुडिशरी के अंदर, तो ये कहाँ लेके जाएगा, हाई कोर्ट में या कहाँ। तो इसका बोला गया अगर ऐसा कोई मैटर है जहाँ पे एक तरफ तो यूनियन है और एक तरफ स्टेट है, तो वो मैटर आपका ओरिजिनल जुडिशन के तहत कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, ओरिजिनल जुडिशन का मतलब यही होता है कि रियल पावर किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। अब आप हाई कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, पहले ही इंस्टेंस में आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब था ओरिजिनल। दूसरा मैटर ये बोला है कि भाई एक तरफ तो यूनियन ऑफ इंडिया है और एक लगा लीजिए हरियाणा स्टेट है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, या कोई ऐसा मैटर है जैसे हम बोलते हैं ये SYL लिंक जो है, ठीक है, सतलुज यमुना लिंक जो नहर निकाल लिया है, हरियाणा और पंजाब के बीच में मुद्दा है, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया भी इंक्लूड है। तो यूनियन ऑफ इंडिया और हरियाणा एक तरफ है, ये कह रहे कि भी ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन पंजाब जो है अड़ गया है। यहाँ पे हरियाणा जो है इस मैटर को लेके जाता है, कहाँ जाके जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये भी क्या है, ओरिजिनल जुडिशन के तहत आता है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, थर्ड मैटर क्या है कि यूनियन ऑफ इंडिया अकेला है वर्सेस 2 और मोर स्टेट्स एक तरफ है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, ये इधर है, और यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो है इनका मतभेद चल रहा है आपस में। तो यहाँ पे भी ये जो केस है कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा मुद्दा उठता है तो ये बोला गया है ये मैटर जाएगा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ये है ओरिजिनल प्लस एक्सक्लूसिव। ठीक है, ओरिजिनल तो मैंने बता दिया, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि ये मैटर वहाँ जाएगा। एक्सक्लूसिव यानी कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं, ये किसी लोअर कोर्ट में नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर मान लीजिए एज ए सिटीजन मैंने जो है यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है, कोई पिटीशन लगाई या किसी स्टेट पे लगाई, तो आप ये नहीं बोलोगे यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट आ गया ये वाला तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, नहीं। ये मैटर आता है जब स्टेट या यूनियन ऑफ इंडिया का आपस में कोई इशू चल रहा है या स्टेट का आपस में कोई इशू चल रहा है, तो वो मैटर जो है आपका एज ए ओरिजिनल जुडिशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन अगर कोई सिटीजन कर रहे हैं तो उस केस में नहीं जाएगा, उसमें तो फिर वो जो है आपका हाई कोर्ट में भी जा सकता है या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमने पढ़ लिया है क्या, ओरिजिनल जुडिशन। अब ओरिजिनल जुडिशन के तहत जो आपका पहला केस आया था, ठीक है, वो आया था कब, 1961 में वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, उन्होंने किया था। तो ये आपको एक स्टैटिक फैक्ट ध्यान रखना है, बस इसमें इतना ही है। ओरिजिनल जुडिशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है पहले ही बार में, ऐसा नहीं कि पहले हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, नहीं, आप पहले ही बार में, ठीक है, आप मुद्दे उठाकर कहाँ ले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। ये होता है ओरिजिनल जुडिशन का मतलब। ठीक है, और ये क्या है, डिस्प्यूट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब छोटी सी कोई बात थी। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है, किस किस मैटर को जो है आप इसको ओरिजिनल जुडिशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर जैसे आप देखते हैं तमिलनाडु कर्नाटक, इन 2 राज्यों के बीच में, ठीक है, रिवर वाटर के लेकर हमेशा इशू रहता है। और अभी जैसे आपका आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इन दोनों राज्यों के बीच में क्या है, रिवर वाटर के लेकर डिस्प्यूट है। जब भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होगा तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा एज ए ओरिजिनल जुडिशन। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, आपका हाई कोर्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जैसे अगर कोई लेट्स से पेंशन, सैलरी, इससे रिलेटेड कोई मैटर है स्टेट और यूनियन के बीच में, तो वो आप ओरिजिनल जुडिशन के तहत नहीं लेके जाओगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे मैं बोलूँ मैटर है, फाइनेंस कमीशन को हमने दे रखा है कि भाई जो यूनियन जो है कितना % जो है पैसा स्टेट को दे। अगर इससे रिलेटेड कोई मैटर फाइनेंस कमीशन को हमने दे रखा है, तो ये नहीं है कि कोई भी स्टेट मुंह उठा करके और सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया कि ओरिजिनल जुडिशन के तहत हमारा इस केस को सुनो, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंस कमीशन के पास एक गया हुआ है, उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, आपका पार्लियामेंट का काम है कि पार्लियामेंट ने एम्पावरमेंट दिया है सुप्रीम फाइनेंस कमीशन को, फाइनेंस कमीशन अपना काम खुद करेगा, उसके तहत वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज तो क्या होगा, वो माना जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ द जुडिशरी, जिसमें हम बोलते हैं एक्टिव जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, ये अभी ये टर्म्स है, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, PIL हो गया, ये करवाऊंगा मैं आपको, हालांकि ज़्यादा बड़े टॉपिक तो नहीं है, थोड़े से बट इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो करवा दूंगा, टेंशन नहीं रहा। और जैसे कोई भी जैसे ऑर्डिनरी डिस्प्यूट हो गया, तो वो भी आपका जो है इसके तहत नहीं जाएगा। बस आपको ये क्या है, जो कहते हैं ना कि एक्सेप्शनल, वो चीज़ें याद रखा करो। और पॉलिटी में एक्सेप्शनल चीज़ें बहुत हैं, आपको सिर्फ क्या है, इन चीज़ों को एज इट इज़ याद करना है। इसमें क्या है कि आपको मैं ऐसा तो नहीं कि भाई कोई ट्रिक्स सिखाऊँ आपको कि भाई ऐसे इस ट्रिक्स ऐसे याद करो। ठीक है, वो आपको एज इट इज़ याद रखना है।
और ये याद रखना है कौन से आर्टिकल के तहत है ये 131, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे, वो आती है रिट ज्यूरिसडिक्शन। आपको याद है जब मैंने फंडामेंटल राइट्स करवाया था तो उसमें आर्टिकल नंबर 32 में कुछ रिट्स करवाई थी, जैसे मंडमस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन, ठीक है, को वारंटो और हेबियस कॉर्पस, याद आ रहा है। तो उसके तहत मैंने आपको क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट को रिट जुडिशियल मिली है आर्टिकल 32 में, लेकिन हाई कोर्ट को भी मिली हुई वो तो इसमें मैं भी बोलता हूँ आर्टिकल 139 ये क्या बोलता है, ये आपको आर्टिकल याद रखना है। 32 में तो बात की गई है कि ये तो है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन 139 में क्या बोला है, पार्लियामेंट जो हमारी संसद है वो एम्पावर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करे, ठीक है, या कोई ऑर्डर इशू कर सकती है, किसमें, एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट्स हमने पार्ट 3 में डिस्कस किए थे, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर क्लॉज 2 के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, कह रहे आर्टिकल 32 के तहत जो रिट्स मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट को वो तो क्या है फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट जो है रिट्स जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अलावा और बाकी जो काम है उसके तहत भी जो है पार्लियामेंट ऐसा एम्पावरमेंट दे सकती है पार्लियामेंट को, नॉट पार्लियामेंट, जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन आपको पता है ऐसा अब तक नहीं किया है, तो आर्टिकल 39 ने सिर्फ बोला है, ठीक है, 139 नॉट 39 139। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि रिट जुडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में ही मिली हुई है, बाकी किसी मैटर में नहीं है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली होगी कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ फंडामेंटल राइट के केसेस में ही यूज़ कर सकती है, बट हाई कोर्ट जो है नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स बट वो आपकी अदर मैटर्स में भी यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है हाई कोर्ट की जो पावर है ज़्यादा है रिट जुडिक्शन में, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। अब उसके बाद थर्ड आता है एपेलेट जुडिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आए हैं इस पर। एपेलेट जुडिक्शन क्या होता है, जैसे आप इसको देखेंगे तो इसमें ना यहाँ पे अगर मैं इतना लिखूँ तो ये अपील जैसा लगेगा, अपील होता है ना कि भाई हम जो है हाई कोर्ट से अपील करके सुप्रीम कोर्ट गए, तो एपेलेट क्या होता है कि आप अपील कर सकते हैं। अब अपील कैसे करोगे वो समझाता हूँ मैं। देखिए एपेलेट जुडिक्शन में होता है कि सपोज कीजिए आपने कोई केस किया, ठीक है, अब इसमें हो सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी हो सकता है, सिविल मैटर भी हो सकता है, क्रिमिनल मैटर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एक करके सारे मैंने लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल या फिर कोई स्पेशल लीव के तहत एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। देखिए आप लोअर कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने आपके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया, अब आपके पास अथॉरिटी है, आप अपील लेकर के हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड है, हाई कोर्ट से सर्टिफाई करवा के आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं हम अपील, ठीक है, अपेलेट। ये जो है आप अपील के द्वारा जा रहे हो तो इसको बोलते हैं अपेलेट जुडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिक्शन है अपेलेट जुडिक्शन, वो कह सकते हैं हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी है। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो जब 1950 से पहले हमारे देश में एक फेडरल कोर्ट हुआ करता था, ठीक है, क्या होता था, फेडरल कोर्ट। ये क्या करता था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट है उससे पहले फेडरल कोर्ट था, ये क्या करता था, ये हायर अथॉरिटी नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ आप यहीं पे अपील कर सकते हो इसके बाद कहीं नहीं। जैसे अभी तो क्या है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास आप अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, ठीक है। वो बात अलग है कि मर्सी पिटीशन के तहत जो है प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो अगर आपको डेथ सेंटेंस मिली है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास जो है आप दया याचिका लेके जा सकते हो। लेकिन वैसे कह रहा हूँ नॉर्मली जैसे सिविल मैटर है या कोई क्रिमिनल मैटर है उसमें अगर आपको डेथ सेंटेंस नहीं मिली है, बाकी और चीज़ें जो है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में तो आप किसी और जगह पर जा ही नहीं सकते। लेकिन फेडरल कोर्ट में ऐसा नहीं था, ये हायर अथॉरिटी नहीं थी। इससे ऊपर एक चीज़ और थी, वो थी प्राइवी काउंसिल, ठीक है, प्राइवी काउंसिल ऑफ ब्रिटेन, ये ब्रिटेन में होती थी। तो यानी कि जो व्यक्ति इस फेडरल कोर्ट से दुखी है, यानी कि इसके डिसीजन से सुखी नहीं है, वो खुश नहीं है, तो वो क्या करता था, प्राइवेट काउंसिल पे जाता था और यहाँ पे अपील करता था। लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ये बनी थी 28 जनवरी 1950, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये फेडरल कोर्ट जो है आपका खत्म हो गया और ये प्राइवेट काउंसिल खत्म हो गया, ये सारी पावर किसको मिल गई, सुप्रीम कोर्ट को। तो अभी आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इसने प्राइवेट काउंसिल को रिप्लेस कर दिया, यानी कि अब सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, अब हमारी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं नहीं जा सकते अपील लेके, ठीक है, ये मैक्सिमम अथॉरिटी है। तो अपीलेट जुडिक्शन में अब आप बात करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो जब बात करते हैं आर्टिकल 132 में, तो यहाँ हमारे संविधान में लिखा है साफ साफ कि इन केस अगर हाई कोर्ट, आर्टिकल 132 में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, इन केस हाई कोर्ट सर्टिफाई करे, ठीक है, कि भाई यहाँ पे
क्या है, लॉ ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, मैं उल्टा बोल जाता हूँ कई बार, क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब क्या भाई, यहाँ पे ना एक वर्ड आया है, उसको इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके लिए वो क्या करेगी, सर्टिफाई करेगी हाँ यहाँ पे ना हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो पहले सर्टिफाई करेगा। ऐसे नहीं भाई कोई भी जो व्यक्ति उठा के मुंह और सीधा सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, नहीं, पहले यहाँ से सर्टिफाइज कि हाँ भाई यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है, आप जो है इस पर इंटरप्रेट करिए, तब हम जो इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे भी जो है आर्टिकल 132 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को एपलेट जुडिक्शन है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। उसके बाद आता है सिविल मैटर, एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ। सिविल मैटर, देखिए सिविल मैटर जो है ये आपको साफ साफ पता चल जाता है, दो तरीके के मैटर होते हैं, सिविल मैटर और क्रिमिनल। तो इनको अलग अलग ट्राई करने के लिए हमारे प्रोसीजर भी लगते हैं। सिविल प्रोसीजर मेथड जो कि हम यूज़ करते हैं, सिविल प्रोसीजर मेथड जो कि 1908 में आया था, और एक आया था CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर मेथड। तो इसमें क्या होता है, ये 1973 में आया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये क्या होता है वो बताते हैं, सिविल और क्रिमिनल क्या होता है। क्रिमिनल तो पता है भाई, आपने किसी के ऊपर जानलेवा हमला किया या किसी की जान ले ली, मर्डर कर दिया, तो उस पर आपको क्या चलेगा, क्रिमिनल एक्ट चलेगा। आपने चलते फिरते किसी की मान लीजिए जेब काट ली, पर्स चुरा लिया, या फिर बस में से आपने किसी का फ़ोन चुरा लिया, तो ये सारे कहते हैं सिविल मैटर में आते हैं। लेकिन क्रिमिनल, आपने चक्कू लगाया, किसी की गर्दन काट दी, ठीक है, किसी का जो है आपने गन पॉइंट पर रख के जो है लूट लिया, यानी कि आपने ट्राई टू अटेम्प्ट टू मर्डर किया, तो वो सारे केसेस जो है वो आपके किस में जाएंगे, क्रिमिनल में, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, हम बात करते हैं सिविल मैटर की। तो ये बोला गया है कोई भी ऐसा केस जहाँ पे पहले तो ये था कि लिमिट थी, अगर मान लीजिए जो 20,000 से ऊपर के केस है, ठीक है, किसी सिविल मैटर में, मान लो आपने चोरी जो कि 20,000 से ऊपर की करी, तो उस मैटर में जो है आप अपील लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन अब ये जो लिमिट है 20,000 की खत्म कर दिए, अभी बोला कि कोई भी, चाहे वो हो 100 रुपये की बात, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये क्या है, हमने ध्यान रखना है, किसमें बोला गया, सिविल अथॉरिटी के तहत भी जो है इनको सिविल एपेलेट जुडिक्शन मिली हुई है इसको, और ये हायर अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। क्रिमिनल में क्या बोला गया है, क्रिमिनल अथॉरिटी क्या है, देखिए यहाँ बोला गया है कि अगर कोई भी मान लीजिए किसी व्यक्ति से कोई क्रिमिनल एक्ट हो गया और वो हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उससे कुछ नहीं है, तो हाई कोर्ट से सर्टिफाई करवाएगा, ठीक है, और उसके तहत जो है उसको आप सुप्रीम कोर्ट में ले सकते हैं। अब यहाँ पे किस मैटर में बोलेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट, ऐसा तो नहीं हर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन किया, मेरा मन किया नहीं भी चलो सुप्रीम कोर्ट के, नहीं, डिपेंड करता है कि मान लीजिए हाई कोर्ट ने पहले तो मुझे क्या बोला, भाई आप जो है बरी हो, आपसे सारे चार्जेस हट जाते हैं, लेकिन एक टाइम 1 महीने के बाद फिर दोबारा से बेंच बैठती है और वो बोलती है कि भाई देखो बात ऐसी है, वो हमसे गलती हो गई, आपके ऊपर ये चार्जेस जो लगे वो सही है, और अब जो है आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया, और पहले आपको तो क्या कर दिया, बरी कर दिया, लेकिन अब आपको क्या दे दी, डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट ने, कि भाई आप जो गुनहगार हो और आपको इसको मौत की सजा दी जाती है। इस केस में जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो एज ए क्रिमिनल अपीलेट के तहत, ठीक है। उसके बाद या फिर किसी लोअर कोर्ट ने आपको डेथ सेंटेंस दी है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मान लो सेशन जो कोर्ट होती है, उन्होंने आपको डेथ सेंटेंस दे दी, तो इस केस में भी जो है आप जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखनी है, क्रिमिनल के अंदर जो है आपके जो मिलिट्री कोर्ट होती है उसमें ये आपकी अपीलेट नहीं लग सकते वहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आती है स्पेशल लीव। अब देखिए बोला तो ये जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है किसी भी देश की, उसका काम होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिस्कस करे, ठीक है, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स है उनको करे, ना कि छोटे मोटे सिविल या इनको ये हाई कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो नॉट ओनली सिविल क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के साथ साथ सिविल और क्रिमिनल को भी देखती है। अब स्पेशल लीव क्या होता है भाई, ये एक क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है, यानी मनमर्जी है, वो किसी भी मैटर को चाहे वो अपने पास ले सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे ना तो मेरे ऊपर सिविल केसेस है ना क्रिमिनल केसेस है, लेकिन कोई दूसरा मैटर है, ठीक है, मेरे को फंसा देगा, तो मैं अब जो है जैसे मान लो मेरे पास इनकम टैक्स चोरी का जो छापा लग गया, तो मेरे पे लग गया कि भाई आपने टैक्स चोरी किया, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो ये क्या है, अब भाई मैं तो ना हाई कोर्ट में जा पा रहा हूँ, तो मैं जो है मान लो सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया। यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट बाय स्पेशल लीव मुझे बोल सकती है कि ठीक है हम आपके इस डेट को मैटर को सुनवाई करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसी विंडो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद जो है किसी भी मैटर को सुन सकती है
वो उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है। जैसे आपने मान लो सुना होगा कि कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, ठीक है, पिटीशन लगाई कि जो इस मैटर पे सुनवाई कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो स्पेशल लीव के तहत उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की क्या है, डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपको ये ध्यान रखना और कुछ नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो हमने ये कर लिया है, वेरी गुड। तो इसके तहत हमारी एप्लेट जुडिक्शन हो गया। अब आती है एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन क्या होता है, आर्टिकल 143 ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो आपका सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। किसमें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, जिसमें लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ आ रहा है कहीं पे, तो आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर दी है। अब प्रेसिडेंट किस मैटर में पूछ सकता है, मान लो कोई मैटर जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस में, अभी मतलब है नहीं बट कभी फ्यूचर में आ सकता है पब्लिक इंपॉर्टेंस में, और वो अभी प्रेसिडेंट के जस्ट सामने वो मैटर आया है और प्रेसिडेंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई ये पब्लिक इंपॉर्टेंस में ये है और आपसे हमें इससे आपकी क्या चाहिए, हमें सजेशन चाहिए इस पर, आपकी क्या राय है इस मैटर के ऊपर। दूसरा जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, भाई संविधान बनने से पहले के भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केसेस चल रहे होंगे, तो वो मान लो उस पर कोई केसेस चल रहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ये दो मैटर्स जो हैं यहाँ पे बोला गया है कि जिस पे है आपका जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 143 के तहत क्या ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। किससे, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला जो काम है, इसमें अगर जो राष्ट्रपति है वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवाइस के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई हम सजेशन दे देंगे, या फिर उसको डिनाई भी कर सकती है, भाई नहीं दे, हम नहीं दे रहे इसमें सजेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई एक्सेप्ट ही करे। तो मान ली सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो कोई बाध्य नहीं है उनके ऊपर। दूसरा प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स है, यहाँ कंपल्सर है कि भाई अगर प्रेसिडेंट ने आपसे सुझाव मांगा तो आपको जो है अपनी एडवाइस देनी ही देनी है, ठीक है। और दूसरी बात, इन दोनों मैटर्स में आपको क्या देखना है, अगर इसमें भी एडवाइस दी और इसमें भी एडवाइस दी, तो जो एडवाइस दी गई है प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट पे क्या है, बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो बोला और राष्ट्रपति को ऐसे करना हो, राष्ट्रपति जस्ट कंफर्म करने के लिए भाई ऐसा ऐसा अगर हमारे सामने कोई मैटर आता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे वो उन्होंने क्या, उनकी जस्ट एक डिस्क्रिप्शन देखिए, वो उन्होंने पूछ लिया, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है नॉट, इट इज़ नॉट बाइंडिंग, वो जस्ट सजेशन ले सकते हैं। तो ये क्या होती है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसको भी दी है, सुप्रीम कोर्ट को। अब बात करते हैं किसकी, एडवाइजरी हो गया है हमारी, जुडिशियल रिव्यू। देखिए आर्टिकल 137 जो है, एक तो मैंने आपको आर्टिकल 13 जब फंडामेंटल राइट डिस्कस किया था उसमें बोला था कि कोई भी ऐसा लॉ जो देश में बनता है और वो कॉन्ट्ररी नहीं है किसके, फंडामेंटल राइट्स के, यानी उनके साथ मैटर मतलब फुलफिल नहीं करता है। इनकी शॉर्ट में अगर बोलूँ, कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्ट्रास्ट में नहीं है किसके, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि उसको वायलेट करता है, तो उसको जो है आप जो सुप्रीम कोर्ट है जुडिशियल रिव्यू करके जो है नल एंड वॉइड कर देगी। हालांकि ये जुडिशियल रिव्यू वहाँ वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल नंबर 137 में यहाँ बोला गया है सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स प्रीवियस ऑर्डर ऑल्सो। तो आपको ये याद रखना है, जुडिशियल रिव्यू जो शब्द है वो यहाँ पे भी यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ बोला गया रिव्यू कर सकती है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये मान लिया कि जो है ये भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है अपने पुराने डिसीजंस का। तो ये भी क्या है, हमारी एक पावर है सुप्रीम कोर्ट की। एक आर्टिकल 141 आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 141। ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी मान लीजिए जजमेंट दी किसी ऑर्डर में, या जजमेंट दी, ठीक है, किसी केस में अपनी कोई जजमेंट दी। अब ये जो जजमेंट दी है ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होगी, ठीक है, ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर इंडिया में, इवन हाई कोर्ट्स भी इसको एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक आर्टिकल 142 है, उसमें भी बोला गया है कि जो भी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है, डिक्री देती है, ऑर्डर देती है, उसमें जो वो बोलेगी वो मानना पड़ेगा और उसका वही इफेक्ट होगा जो एक पार्लियामेंट कानून बनाती है, ठीक है। जैसे अभी आपने राम मंदिर टेम्पल पे जो नवंबर 2019 में डिसीजन आया था, ठीक है, 2019 में, यहाँ क्या बोला था इन्होंने ना, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए जी ये जो है वक्फ बोर्ड को इतनी ज़मीन, उसके बाद जो हमारे जो हिंदू टेम्पल वाले की जो राम मंदिर टेम्पल के जो बोर्ड है उसको इतनी लैंड, ठीक है, ये लैंड उसको दी जाएगी।
तो ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये किसके अकॉर्डिंग की थी? ये की थी इसने आर्टिकल 142 को यूज़ करके, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 142 ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट जो है प्रॉपर जस्टिस करने के लिए ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस आर्टिकल का यूज़ किया था, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो माना नहीं जाएगा, माना जाएगा, उसका सेम वही अथॉरिटी रहेगी जो एक आपके पार्लियामेंट की अथॉरिटी होती है। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 142। अब जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एडवाइजरी, तो अब तक आपको याद जैसे प्राइवेट मेंबर बिल पे एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको एक बार हो सकता है इस बार ये इस पे क्वेश्चन आ जाए एडवाइजरी जुडिशियल, कि इस बार पहली बार राष्ट्रपति ने जो एडवाइस ली है सुप्रीम कोर्ट से, नहीं, तो अब तक आपको याद रखना है टिल 2020 तक 15 बार जो है आपको एडवाइस ले ली गई है राष्ट्रपति द्वारा। 1950 से लेकर 1950 से लेकर के 2020 तक 15 बार जो है एडवाइस प्रेसिडेंट ने ली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, किस किस में ले, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि अब तक ली नहीं है, कि आर्टिकल 143 को यूज़ ही नहीं किया, नहीं किया है, 15 बार यूज हुआ है। ओके, जो हमने ये पढ़ लिया है, जुडिशियल रिव्यू हो गया है। अब बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में इसकी बात हुई है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, मान लीजिए अभी सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट दोनों को भी वैसे माना गया, लेकिन अभी हमें सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को बात कर रहा हूँ मैं। आर्टिकल 129 में बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है कोई भी डिसीजन देती है, ठीक है, माइक तो नहीं लगा, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देती है, कोई भी जजमेंट देती है, ठीक है, वो एज इट इज उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और फ्यूचर में मान लो अगर सिमिलर कोई केस आता है तो आप उसको एज इट इज हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, आप किसी भी मैटर में आप बोल सकते हो कि देखिए इस टाइम पे आपका ये ऑर्डर था, हम इसके बिहाफ पे अब इस डिसीजन पे पहुंच रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आप किसी भी मैटर को जो है आप एज ए टेस्टिमनी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई पीछे जो आपने डिसीजन दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू रहेगी। तो यही तो पावर है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि आपने जो बोला उसकी टेस्टिमनी रहेगी, ऐसा नहीं टाइम निकल गया तो टेस्टिमनी भी खत्म, नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट अभी बात रहती है छोटे से भी बढ़ाइए अदर पावर्स के। तो देखिए अदर पावर्स क्या होता है, अदर पावर्स में बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ छोटी छोटी पावर और है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जब मैंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट करवाया था, तो उसमें अगर इलेक्शन का डिस्प्यूट होता है कि प्रेसिडेंट के केस में या वाइस प्रेसिडेंट, तो उसकी ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जो अथॉरिटी है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल पावर है और एक्सक्लूसिव है, यानी और किसी कोर्ट के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और ही देखेगी, नॉट हाई कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। किसके केस में, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे कोई डिस्प्यूट है, या फिर मान लीजिए यूपीसी का कोई मेंबर है या चेयरमैन है, उससे रिलेटेड उसके ऊपर कोई मान लो कोई अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है, ये देखने के लिए कि इन्होंने कोई मिसयूज तो नहीं किया पावर का, तो उस टाइम पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना रिपोर्ट देती है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो ये इनकी कुछ छोटी सी वो थी, पावर्स थी। बाकी यहाँ पे अब जो है हमारा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। हाँ, एक चीज़ जो अभी आपको ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी हमारी वो आती है गाइडलाइंस न्यूज़पेपर में डेली, तो आपको ना उस पर नज़र रखनी है, ठीक है, क्योंकि वो आपका होता है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में क्या होता है कि जो आपका न्यूज़ आती है प्रीलिम्स में, वो उठाएंगे यहाँ से, कनेक्ट करेंगे करंट से, और फिर आपसे पूछेंगे। इससे होगा क्या, वो ये भी चेक कर रहे हैं कि आपको क्या ये नॉलेज है, प्लस में जो करंट में हुआ है इंसिडेंट, क्या आप उस अवेयर हो। ये दो चीज़ें आप कर लेते हो ना, तो मैं ये मानूंगा कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बस ये दो काम है, कंसेप्ट जो बेसिक है उसको समझो, उसको क्लियर करो, साथ में उसको करंट के साथ कनेक्ट करते चलो, ये हो गया ना आपका। उसके बाद आपको चलिए मान के चलिए 100% आप फ्री हो फिर आप, ठीक है, आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप निश्चिंत होकर आराम से सोइए, ठीक है। इतना बस कर लोगे तो वो बहुत है, बट बच्चों से ये भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को देता हूँ अभी विराम। तो अभी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए।